21 अध्याय 21 बीबी डोंग पागल को मारता है। अध्याय 21 बीबी डोंग पागल को मारता है। तीनों प्रमुख संप्रदायों की नई ताकत को देखे हुए हमें काफी समय हो गया है। युवा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। जब कियानिक सुंजी बैठ गए तो उन्होंने पूरे कमरे पर नजर डाली, अंत में अपनी नजर शीर्ष 3 संप्रदायों के नेताओं पर टिकाई और ऊंची आवाज में बोले, मास्टर कियान, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यूजेंटियन और अन्य लोगों ने तुरंत मुस्कुराकर झुककर जवाब दिया। हालांकि उनके शब्द विनम्र थे, लेकिन उनकी आंखें उनके अपने विचारों से भरी हुई थीं। फिर कियानिक सुंजी ने मुड़कर मंच पर कामिकेज अकादमी की वर्दी पहने शिष्यों को देखा और कहा, यहाँ तक कि 4 एलिमेंट्स अकादमी भी प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई है। डोंगर, तुम मंच पर आकर उनके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते? हाँ गुरुजी। बीबी डोंग की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खा रही थी, और उसने तीखी आवाज में जवाब दिया। ये साधारण बातचीत एक शांत झील में फेंके गए एक बड़े पत्थर के समान थी। ये सुनते ही तीनों संप्रदाय के नेताओं के चेहरे अचानक बदल गए। वे दिल से जानते थे कि यह प्रतियोगिता इतनी आसान नहीं होगी। बीबी डोंग हल्के कदमों और सीधी मुद्रा में मंच पर आईं। हालांकि वह अभी भी युवा थी, लेकिन वह अपनी सहज आभा को छिपा नहीं सकी। देखो, वह छोटी लड़की ऊपर जा रही है। मैंने सुना है कि वह आत्मा हॉल की पवित्र युवती है और कियानिक सुंजी ने उसे अभ्यास करना सिखाया है। वह सुंदर दिखती है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी मजबूत है। वह तो मात्र 10 वर्ष का दिखता है, वह कितना महान हो सकता है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। उनकी नज़रें बीबी डोंग पर बार बार घूम रही थीं। वास्तव में इस पहली यात्रा से पहले ही बीबी डोंग 32 स्तर की आत्माशक्ति तक पहुंच चुकी थी और उसकी ताकत उसके साथियों से कहीं अधिक थी। लेकिन कियान जुंजी एक विचारशील व्यक्ति था। एक और उसे चिंता थी कि उसकी अति प्रतिभाशाली प्रतिभा विभिन्न ताकतों की योजनाओं को बहुत जल्दी आकर्षित करेगी। दूसरी ओर, मैं इस अवसर का उपयोग उसकी मानसिकता और व्यावहारिक अनुकूलनशीलता को व्यापक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए भी करना चाहता हूं। इसलिए रवाना होने से पहले कियानिक सुंजी ने चुपचाप अपनी स्तर 10 आत्मा शक्ति को सील कर दिया। इसलिए बीबी डोंग, जो इस समय मंच पर खड़ी थी, के पास केवल स्तर 22 आत्मा शक्ति बची थी। स्पिरिट हॉल, बीबी डोंग, स्पिरिट डेथ स्पाइडर सम्राट, लेवल 22 महान स्पिरिट मास्टर, कृपया। जब बीबी डोंग ने 3 शब्द स्तर 22 कहे तो मूलतः शोरगुल से भरा क्षेत्र अचानक शांत हो गया, मानो सारी आवाजें गायब हो गई हों। चेन यू, उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान तुरंत जम गई, उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उसके आसपास खड़े शिष्यों के मुंह खुले रह गए, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। इस बीबी डोंग की उम्र कितनी है? वह पहले से ही 22वें स्तर पर है। ये प्रतिभा तो बिल्कुल अनसुनी है। हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी कर रहा था, कुछ ईर्ष्या और कुछ जलन के साथ बीबी डोंग को देख रहा था। शीर्ष 3 संप्रदायों के नेता अब शांत नहीं बैठ सकते थे। यूजेंटियन के भावहीन चेहरे पर मांसपेशियां थोड़ी कांप उठीं और उसके मुट्ठे अनजाने में कस गए। निंग हुआइजिन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, आत्मा हॉल में किस तरह का राक्षस प्रकट हुआ है। यू शियाओगांग भीड़ में खड़ा था, उसका दिमाग खाली था। उसका गला सूख गया था और उसके मन में एक ही विचार था, उसके सामने तो हर कोई कूड़ा है। इस समय आसपास का शोर एक धुंधली पृष्ठभूमि ध्वनि बन गया। उसकी आंखों में सिर्फ बीबी डोंग की छोटी सी आकृति थी। उसके दिल की गहराई से बेबसी का एहसास उठ रहा था। कामिकेज अकादमी, चेन यू, मार्शल स्पिरिट विंड स्वॉर्ड, 18वें सोल मास्टर, कृपया मुझे सिखाएं। ऐसा कहने के बाद उसने बीबी डोंग पर हमला करने का बीड़ा उठा लिया। उसका शरीर बिजली की तरह तेज था और वह एक पल में उसके पास आ गया। हवा के तत्व उसके चारों ओर पागलों की तरह इकट्ठा हो रहे थे। प्रथम आत्मा कौशल, अदृश्य तलवार। वह जोर से चिल्लाया और 100 साल की आत्मा की अंगूठी चमक उठी। अनगिनत हवाएं एक पारदर्शी तलवार में संघनित हो गईं, जो हवा की आवाज के साथ बीबी डोंग की ओर उड़ गई। बीबी डोंग जल्दी में नहीं थी। वह फुर्ती से बगल की ओर झुक गई, उसके बाल तेज ब्लेड की वजह से तेज हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। विषछाया मकड़ी का जाला। एक नाजुक चीख के साथ उसने अपने हाथों को तेजी से नचाया और उसकी पहली आत्मा की अंगूठी भी चमक उठी। 100 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी से निकलने वाली रोशनी चेन यू की रोशनी को प्रतिबिंबित करती थी। एक पल में बीबी डोंग की हथेलियों से अनगिनत गहरे हरे रंग के मकड़ी के रेशे बाहर निकल आए। मकड़ी के रेशे आपस में जुड़ गए और बहुत तेज गति से हवा में फैल गए, और पलक झपकते ही एक विशाल मकड़ी का जाला बन गया। आक्रमणकारी अदृश्य तलवार को रोकते हुए मकड़ी के जाले पर मौजूद जहर ने हवा के ब्लेड को जल्दी से जंग लगा दिया, जिससे एक सिजक की आवाज हुई और एक घना जहरीला कोहरा फैल गया। ये देखकर चेन यू हैरान रह गया और पीछे हटना चाहता था, लेकिन बीबी डोंग उसे मौका कैसे दे सकती थी। उसने मकड़ी के जाले को नियंत्रित किया और उसे पीछे धकेलते हुए उसे ढक दिया। चेन यू बाएं दाएं भागा, लेकिन जहरीले जाल से मुक्त नहीं हो सका। मकड़ी के रेशम पर लगे जहर ने धीरे धीरे उसके शरीर को जंग लगा दिया।
कुछ ही देर बाद चेन यू जहरीले कोहरे से बाहर लुढ़क गया। उसके शरीर पर जगह जगह मकड़ी के रेशों ने खरोंच लगा दी थी। घाव जल्दी ही काले और बैंगनी हो गए और जहर मिला हुआ खून धीरे धीरे नीचे बहने लगा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी सांसें अनियमित थीं, उसकी आंखें भय और दर्द से भरी थीं। बीबी डोंग ने घायल और दुखी चेन यू को देखा और उसकी ठंडी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। उसकी उंगलियां अवचेतन रूप से हिल रही थीं, जैसे कि वह जांच करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन इस समय उसके गुरु की आनजुंजी की शिक्षाएं उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अपने शत्रु के प्रति दयालु होना अपने प्रति क्रूर होना है। ये शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह थे, जिससे वह तुरंत जाग गई। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें, जो नर्म पड़ गई थीं, फिर से तेज हो गईं। अगला वाला, आवाज ने शांतिपूर्वक कहा, और ये दृढ़ता के साथ कार्यक्रम स्थल में गूंज उठी, मानो अभी अभी एक क्षणिक चिंता कभी प्रकट ही नहीं हुई थी। श्रोताओं में अचानक तरह तरह की चर्चाएं उठने लगीं। तुम पहले ही हार गए, इतनी जल्दी। चेन यू गंभीर रूप से घायल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वह मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। इस छोटी लड़की की लड़ाकू भावना सचमुच भयानक है। जैसे ही चेन यू को कामिकेज अकादमी के शिक्षकों और छात्रों द्वारा मंच से नीचे उतारा गया, चिह्वो अकादमी का एक अन्य छात्र मंच पर आया। मैं ब्लेजिंग फायर अकादमी से हूँ। मेरी मार्शल स्पिरिट फिएरी वुल्फ है। मैं लेवल 24 ग्रेट स्पिरिट मास्टर हूँ। कृपया मुझे सिखाएं। वह लंबा और मजबूत था, छोटी कद की बीबी डोंग से 2.5 सिर लंबा। बीबी डोंग शांत दिख रही थी। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े बड़े भाई को घूरने लगी। उसका छोटा शरीर पीछे हटने के इरादे के बिना सीधा खड़ा था। यह विरोधाभास इतना बड़ा है कि यह ऐसा है जैसे बड़ा भाई छोटी बहन को पीट रहा हो। हाँ, लेकिन क्या ब्लेजिंग अकेडमी का ये छात्र बीबी डोंग को हरा सकता है? मंच पर बैठे शिष्य फिर से एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। कुइली ने जमीन पर अपने पैर जोर से पटकते हुए हमला शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर में आग की लपटें उठ रही थीं। प्रथम आत्मा कौशल, धधकती ज्वाला आक्रमण। ये तुरंत ही आग की किरण में परिवर्तित हो गया, जिसके साथ गर्म लहरें उठने लगीं और ये तीर की तरह बीबी डोंग की ओर बढ़ा और हवा में तड़तड़ाहट की आवाज के साथ जलन होने लगी। बीबी डोंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने अपने पैर की उंगलियों से जमीन पर टैप किया और हल्की हरकतों के साथ एक तरफ हट गई। कुइली का आश्चर्यजनक हमला चूक गया और वह रिंग के किनारे जा गिरा, जिससे धूल का एक बादल उठा। जब कुइली का हमला विफल हो गया तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट की झलक दिखाई दी और वह दहाड़ उठा। दूसरा आत्मा कौशल, गर्जन ज्वाला। पर्पल। उसके मुंह से आग का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा और बीबी डोंग की ओर बढ़ गया, जिससे रास्ते में हवा में सनसनाहट होने लगी। बीबी डोंग की आंखें कठोर थीं और उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही थी। प्रथम आत्मा कौशल, विषछाया मकड़ी का जाला। गहरे हरे रंग का मकड़ी का रेशम उसकी हथेली से आंधी की तरह बाहर निकला, जो आग के बढ़ते स्तंभ को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मकड़ी का रेशम ज्वाला के संपर्क में आया, एक फुफकारने जैसी आवाज सुनाई दी और भारी मात्रा में जहरीला कोहरा ऊपर उठा और हवा में भर गया। कुइली की आंखें केंद्रित हो गईं और उसका शरीर मकड़ी के रेशम और लपटों के बीच की खाई में कूद गया, चतुराई से जहरीली छाया मकड़ी के जाल की उलझन से बचता हुआ। यद्यपि हमला विफल रहा, लेकिन बीबी डोंग बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने अपने जैद हाथों से तेजी से मुहरें बनाईं और उसके शरीर में आत्मिक शक्ति पागलों की तरह एकत्रित हो गई। दूसरा आत्मा कौशल, मकड़ी का जहरवार। अचानक बीबी डोंग के पीछे एक विशाल गहरे हरे रंग की मकड़ी दिखाई दी, जिसके 8 पैर ठंडे ढंग से चमक रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ी, मकड़ी के प्रेत के पैरों से अनगिनत जहरीले कांटे निकले और तूफान की तरह कठपुतली की ओर बढ़े। कुइली बच निकलने में असमर्थ था और मकड़ी का कांटा तुरंत उसकी सुरक्षा को भेदता हुआ उसके शरीर में घुस गया। कुइली दर्द से चिल्लाई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पाया कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसके अंग कमजोर हो गए थे और जहर उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था। कुइली का चेहरा राख जैसा हो गया, उसके मुंह के कोनों से काला जहरीला खून बह रहा था और उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वह मैच हार गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बीबी डोंग के चेहरे पर एक सख्त भाव था और वह चुपचाप गिरे हुए कुइली को देख रही थी। उसकी आंखों में दया का कोई निशान नहीं था, केवल एक मजबूत आदमी का गर्व और दृढ़ संकल्प था। उसका दूसरा आत्मा कौशल भी काफी घातक है, जैसा कि स्पिरिट हॉल की संत से अपेक्षा की जाती है। बात बस इतनी सी है कि वह इतनी कम उम्र में इतना क्रूर है। हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं। इस समय कुइली को ले जाया गया और बीबी डोंग ताइचुंग में एकमात्र व्यक्ति बचा था। मैदान पर एकदम सन्नाटा छा गया। 4 एलिमेंट्स अकेडमी के छात्र चुपचाप खड़े रहे, उनके चेहरे भय और खौफ से भरे हुए थे। कुइली के जमीन पर गिरने का दर्दनाक नज़ारा अभी भी उनके दिमाग में था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह भयानक था कि कुइली, जो 24वीं लेवल की थी और अकादमी में युवा पीढ़ी में सबसे अच्छी थी, उसका ऐसा अंत हुआ। एक गेम हारना ठीक होगा, लेकिन कुइली की तरह घायल होने से वे डर गए और किसी ने भी रिंग में कदम रखने और बीबी डोंग को आसानी से चुनौती देने की हिम्मत नहीं की।
मुझे नहीं मालूम कि सबसे पहले किसने अपनी नज़र ऊपर के 3 संप्रदायों की ओर घुमाई, लेकिन सभी ने अपनी नज़रें उधर घुमा लीं। तीनों उच्च संप्रदायों के युवा शिष्यों ने महसूस किया कि इस समय असंख्य आंखें उन पर केंद्रित थीं। तीनों प्रमुख संप्रदायों के नेता अपनी सीटों पर सीधे बैठे थे और प्रत्येक के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। इस बहुप्रतीक्षित क्षण में हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि क्या ये चुनौती और प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी और क्या शीर्ष 3 संप्रदायों में से कोई इस घुटन भरे गतिरोध को तोड़ने के लिए आगे आएगा। 22 अध्याय 22 1 बनाम 3 बीबी डोंग बनाम 3 संप्रदाय। अध्याय 22 1 बनाम 3 बीबी डोंग बनाम 3 संप्रदाय। जैसे ही सबकी नज़रें तीनों संप्रदायों पर टिकी थीं, ये सोच रहे थे कि बीबी डोंग से निपटने के लिए कौन आगे आएगा। मंच पर बीबी डोंग के चेहरे पर ठंडा भाव था और डरावनी आभा थी। उसकी नज़रें 3 प्रमुख संप्रदायों पर घूमीं और फिर उसकी गोरी और पतली उंगलियां धीरे धीरे उठीं और हाउटियन संप्रदाय, 7 खजाने वाले ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय और ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स संप्रदाय की दिशा में इशारा किया। उसकी हरकतें बिना किसी हिचकिचाहट के तेज और निर्णायक थीं। तुम तीनों एक साथ हमला करो। उसने अपनी उंगलियां धीरे से फंसा लीं, उसकी आवाज़ निर्विवाद प्रभुत्व से भरी थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा सभा कक्ष हर्ष से भर गया। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों के जबड़े लगभग खुले रह गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वह अकेले ही 3 प्रमुख संप्रदायों के अनुयायियों को चुनौती देना चाहती है? ये बहुत अहंकारी बात है। क्या बीबी डोंग पागल हो गई है? वह सचमुच सोचती है कि ऊपरी 3 संप्रदायों में कोई नहीं बचा है। वह वास्तव में तीनों से अकेले लड़ना चाहती है। वहां लगातार चर्चा चल रही थी, लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे और उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। जब यू जेंटियन, तांग यू और निंग हुआइजिन ने बीबी डोंग की उकसावे वाली बात सुनी तो वे अचंभित होकर खड़े हो गए और अविश्वास भरी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। उन तीनों ने अवचेतन रूप से कियानिक सुंजी को देखा, जैसे कि वे एक उचित स्पष्टीकरण चाहते हों। कियान सुंजी अपनी सीट पर सीधे बैठे थे, शांत दिख रहे थे। उन्होंने बस मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह मुस्कान इतनी अथाह थी कि यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। ऐसा मौन, सभी की नज़रों में एक प्रकार की मौन भोग विलासिता जैसा प्रतीत हो रहा था। इतना अहंकारी। हाउतन संप्रदाय की ओर से युवा शिष्यों के चेहरे पीले और नीले पड़ गए और उनका गुस्सा अचानक बढ़ गया। वे हाउतन संप्रदाय में पैदा हुए थे और हमेशा से ही घमंडी और अहंकारी रहे हैं। उन्हें इस तरह कैसे उकसाया जा सकता था? यदि आप इसे सहन कर सकते हैं तो आप हाउतन संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं। मैं तुमसे मिलने आऊँगा। एक युवा शिष्य खड़ा हुआ, उसकी गर्दन पर नसें उभरी हुई थीं, उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद थीं कि उनमें से चरचराहट की आवाज़ें आ रही थीं और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वह तेजी से ताइचुंग की ओर चल पड़ा। हाउतन संप्रदाय तांग हान, मार्शल आत्मा हाउतन हथौड़ा, 18वें स्तर का लड़ाकू आत्मा मास्टर, कृपया। युवा जोश से भरी यह आवाज़ खाली स्टेडियम में गूंज उठी। तांग हान ने अपना सिर उठाकर बीबी डोंग को देखा। उसके सामने खड़ी लड़की छोटी थी और उससे थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन उसने पहले जो ताकत दिखाई थी उसे याद करके तांग हान ने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। वह अपने दिल में जानता था कि लगभग 10 साल की उम्र के एक आत्मा गुरु की आत्मा शक्ति और युद्ध का अनुभव बीबी डोंग से कहीं कमतर है और वह अपने सामने वाली छोटी लड़की से कई साल बड़ा था। लेकिन अब वह केवल गोली खा सकता था और अपनी ताकत से कमजोरों को धमका सकता था। तांग हान ने अपना मन शांत किया और उसकी आत्मा की शक्ति उसके पूरे शरीर में उमड़ पड़ी। साफ आसमान वाला हथौड़ा, जो एक मजबूत हमले की शक्ति का प्रतीक था, धीरे धीरे उसकी हथेली में उभर आया। हथौड़े पर बने पैटर्न बह रहे थे, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। अज्ञात से भरी एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। जब बीबी डोंग ने देखा कि तांग हान की मार्शल आत्मा ने कब्जा कर लिया है, तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी आत्मा शक्ति तुरंत बढ़ गई और उसने हमला करने में अगुवाई की। वह फुर्तीली थी और आगे बढ़ रही थी, उसके हाथ लगातार हाव भाव बदल रहे थे। उसकी उंगलियों से गहरे हरे रंग का मकड़ी का रेशमी कपड़ा फूट रहा था, जो एक अभेद्य जहरीले जाल में बदल गया जिसने तेजी से तांग हान को ढंक लिया। तांग हान भी अस्पष्ट नहीं था। उसने क्लियर स्काई हैमर को घुमाया। हथौड़े के हर वार से सीटी जैसी आवाज पैदा हुई, जिससे मकड़ी के रेशम के टुकड़े टुकड़े हो गए जिस पर बीबी डोंग हमला कर रहा था। दोनों के बीच कई राउंड तक मुकाबला चलता रहा और रिंग में आत्मिक शक्ति बढ़ती जा रही थी। टाइटन हैमर। अचानक तांग हान जोर से चिल्लाया। उसकी पहली आत्मा की अंगूठी चमक उठी, उसकी आभा अचानक बढ़ गई और उसके हाथ में साफ आकाश हथौड़ा एक समृद्ध पीले प्रकाश में लिपटा हुआ था और उसने इसे बीबी डोंग की ओर जोरदार तरीके से मारा। इस हथौड़े का बल इतना अविश्वसनीय था कि हथौड़े से निकलने वाली हवा से हवा विकृत हो जाती थी। बीबी डोंग को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। विषछाया मकड़ी का जाला। एक नाजुक चीख के साथ उसके सामने का मकड़ी का जाला एक पल में बेतहाशा बढ़ गया और आत्मिक शक्ति के आशीर्वाद से और भी अधिक लचीला हो गया।
टाइटन के हथौड़े ने मकड़ी के जाले पर जोर से प्रहार किया, जिससे एक हल्की सी आवाज हुई। शक्तिशाली प्रहार से मकड़ी का जाला हिंसक रूप से हिल गया, लेकिन वह पूरी तरह से टूटा नहीं। बीबी डोंग ने स्थिति का फायदा उठाया और बिजली की गति से तांदहान के चारों ओर लपेटने के लिए मकड़ी के रेशम को नियंत्रित किया। मकड़ी के रेशम पर जहर तेजी से फैल गया और तांदहान जल्दी में चकमा दे गया और उसका हाथ मकड़ी के रेशम से लगभग खरोंच गया। यू शियाओगांग की निगाहें बीबी डोंग और तांदहान पर टिकी थीं, जो मैदान पर जमकर लड़ रहे थे। उसकी आंखें जटिल भावों से भरी थीं। वह भौंचक्का रह गया और एक क्षण के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वह किसकी जीत की उम्मीद कर रहा था। जैसे ही तांदहान बीबी डोंग के जहरीले छाया मकड़ी के जाल के हमले के तहत पराजित हो रहा था और दयनीय स्थिति में था, एक स्पष्ट लेकिन दृढ़ आवाज अचानक गूंजी। निंग कियाओ, 7 खजाने वाले ग्लेज्ड संप्रदाय से स्तर 14 सहायक आत्मा मास्टर, कृपया मुझे सिखाएं। इसने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। मैंने एक छोटी सी लड़की को तेजी से स्टेज पर आते देखा। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी आंखों में चपलता और आत्मविश्वास झलक रहा था। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, निंग कियाओ ने जल्दी से अपनी मार्शल आत्मा को सक्रिय कर दिया और चमकदार 7 खजाने का चमकीला टॉवर धीरे धीरे उसकी हथेली में उभर आया। टॉवर क्रिस्टल स्पष्ट था और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। 7 खजाने रंगीन चमक में बदल गए और 7 खजानों में से एक को शक्ति कहा जाता है। जैसे ही निंग कियाओ चिल्लाया, एक प्रभामंडल जो नर्म प्रकाश उत्सर्जित करता था, तेजी से तांदहान की ओर उड़कर उसके ऊपर आ गिरा। एक पल में तांदहान को अपने शरीर में एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई और उसके हाथ में क्लियर स्काई हैमर हल्का हो गया। 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय के शिष्य सहायता के लिए आगे आए हैं, किसी ने चिल्लाया और माहौल अचानक गर्म हो गया। यह एक अच्छा शो होगा। हाँ, 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय का समर्थन प्रसिद्ध रूप से मजबूत है। अब बीबी डोंग का एक प्रतिद्वंद्वी है। हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी कर रहा था और उत्साहपूर्वक अगली लड़ाई की दिशा पर चर्चा कर रहा था। रिंग में तांदहान सामने एक दीवार की तरह खड़ा था, जो बीबी डोंग और निंग कियाओ को अलग कर रहा था। 7 खजानों वाले ग्लेज्ड टॉवर की मदद से तांदहान की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई और उसकी आभा बढ़ गई। निंग कियाओ पूरी तरह से केंद्रित थी और उसने सहायता प्रदान करना जारी रखा। बीबी डोंग ने अपनी बाहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। तांदहान ने मोर्चा संभाला और अपने हाथ में मौजूद क्लियर स्काई हैमर को शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ बीबी डोंग की ओर फेंका। निंग कियाओ ने भी उसे नियंत्रित किया ताकि उसकी शक्ति में वृद्धि बनी रहे। हालांकि बीबी डोंग फुर्तीली थी और हमलों के बीच आगे बढ़ सकती थी। वह हमेशा मजबूत हमलों से चतुराई से बचने और प्रतिद्वंद्वी को बहुत असहज महसूस कराने में सक्षम थी। यू शियाओजेन स्टैंड में था, उसका खून खौल रहा था। वह युवा और ऊर्जावान था और उसने अभी अभी हाउटियन संप्रदाय को हराया था, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। इस समय ये देखकर कि हाउटियन संप्रदाय और 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय सेना में शामिल होने के बाद भी नुकसान में थे, उसके दिल में गुस्सा अचानक बढ़ गया। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया और उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंद हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। एक व्यक्ति द्वारा शीर्ष 3 संप्रदायों को कैसे दबाया जा सकता है? तीनों प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों के चेहरों पर स्वीकृति के भाव थे। क्या आप तीनों से अकेले लड़ना नहीं चाहते? ठीक है, मैं यू शियाओजेन आपकी मदद करूंगी। इतना कहकर वह बिना कुछ कहे मंच पर चले गए। जियोजेन, यू युवानहाई ने भौहें सिकोड़ी और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, यू शियाओजेन पहले ही गायब हो चुकी थी। यू ज़ेंटियन ध्यान नहीं दे रहा था और उसे रोकने में असफल रहा। यू शियाओजेन मंच पर स्थिर होकर उतरा, उसके चारों ओर एक उभरती हुई आभा थी। ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस कबीले, यू शियाओजेन, लेवल 12 बैटल स्पिरिट मास्टर, सावधान रहें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर नीली रोशनी चमक उठी और समृद्ध आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। एक गगनभेदी ड्रैगन की दहाड़ के साथ ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स की मार्शल आत्मा उसके दबंग आभा से अभिभूत थी। उसके मोटे ड्रैगन के पंजे जमीन से बाहर निकले हुए थे, उसका ड्रैगन का सिर ऊंचा उठा हुआ था, उसकी ड्रैगन की मूंछें हवा में बेतहाशा नाच रही थीं और उसकी रक्त लाल खड़ी पुतलियों की जोड़ी एक भयानक जानलेवा रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। तांदहान और निंग कियाओ जब ये सब देख रहे थे तो वे बहुत खुश हुए। हर कोई खुली आंखों से मंच की ओर देख रहा था, किसी भी रोमांचक क्षण को चूक जाने के डर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस समय 3 पर 1 लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हुई और पूरा क्षेत्र तनावपूर्ण और रोमांचक माहौल में डूबा हुआ था। 23 अध्याय 23 यूजियाओली खेल में प्रवेश करती है बनाम बीबी डोंग। अध्याय 23 यूजियाओली खेल में प्रवेश करती है बनाम बीबी डोंग। बीबी डोंग अकेले ही यू शियाओजेन, तांदहान और निंग कियाओ के घेरे का सामना कर रही थी। वे चारों लड़ाई के कगार पर थे, उनकी आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उनके चारों ओर का वातावरण अशांत हो गया था। तांदहान बीच में खड़ा था, उसके चारों ओर एक राजसी आभा थी।
उसका लड़ाकू स्वभाव चमक रहा था, जैसे कोई क्रूर जानवर अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। उसकी आंखें बीबी डोंग पर टिकी थीं। यू शियाओजिन पंख पर खड़ा था, उसका पूरा शरीर बिजली की रोशनी से घिरा हुआ था और बिजली के कड़कने की आवाज़ जारी थी। बिजली के कट के प्रभाव से उसके काले बाल बेतहाशा लहराने लगे और उसकी आंखों में बैंगनी बिजली चमकने लगी। निंग कियाओस पीछे छिप गया, उसके हाथ में 7 खजानों वाला चमकता हुआ टॉवर था। उसने कुछ बुदबुदाया और लगातार अपनी आत्मा को बढ़ाने वाली कला का इस्तेमाल किया। आत्मा की शक्ति की रेखाएं तेजी से तांग हान के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई। पीना। एक जोरदार चीख के साथ तांग हान ने मोर्चा संभाला और दहाड़ते हुए बीबी डोंग की ओर दौड़ा और अपने हाथ में पकड़े क्लियर स्काई हैमर को उस पर फेंक दिया। उसी समय यू शियाओजेन ने अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया और उसकी भुजाओं जितनी मोटी अनगिनत बिजली की बोल्टें उसकी हथेलियों से निकलीं और बीबी डोंग पर भी हमला किया। बीबी डोंग के चेहरे पर गंभीरता थी, उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी काले रंग की आत्मिक शक्ति उमड़ रही थी और वह क्षण उस समय था जब हमला उस पर होने वाला था। हमले से बचते हुए उसका शरीर बिजली की चमक की तरह अकल्पनीय गति से बाईं ओर चला गया। मंच पर यू युवानहाई, यू शियाओगांग और यू शियाओली के बगल में खड़ा था। उन्होंने गंभीर भाव से मैदान की ओर देखा, हाथ उठाकर मैदान की ओर इशारा किया और बोले, उन तीनों की स्थिति पर गौर करें। तांग हान मुख्य शक्ति है, उसके हमले सबसे खतरनाक हैं और वह युद्ध की लय को नियंत्रित करता है। यू जियाओली ने तांग हान की आकृति का अनुसरण करते हुए अपनी आंखों में एक विचारशील नज़र के साथ थोड़ा सिर हिलाया। यू शियाओगांग भी एकाग्र भाव से देख रहा था। हालांकि जियोजेन एक मजबूत हमलावर प्रकार है, वह विंग पर खड़ा है। उसकी बिजली की विशेषता प्रतिद्वंद्वी को पंगु बना सकती है और रक्षा में हस्तक्षेप कर सकती है। तांग हान के साथ सहयोग करते हुए एक हमला करता है और दूसरा बाधा डालता है, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ही यू युवानहाई ने बोलना समाप्त किया, यू शियाओजेन ने अपने हाथों से बिजली इकट्ठी की। बिजली के कारण आसपास की हवा में चटक मच गई, जिससे बीबी डोंग को कुछ परेशानी हुई। जहां तक पीछे खड़े 7 खजानों वाले ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय से निंग कियाओ की बात है, तो उनकी सहायक आत्मा कौशल तांग हान के लिए सबसे उपयुक्त हैं। मुख्य हमलावर के रूप में तांग हान निंग कियाओ की मदद से क्लियर स्काई हैमर की शक्ति में 20% की वृद्धि प्राप्त कर सकता है। साथ ही वह सामने खड़े होकर सहायक आत्मा स्वामियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है। तो द्वंद्व युद्ध में आपकी स्थिति भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। मैं समझ गया, दूसरे दादाजी। जैसे ही उसने कहा, निंग कियाओ के हाथ में 7 खजाने का चमकीला टॉवर प्रकाश से चमक उठा और प्रकाश की शानदार किरणें तांग हान पर पड़ीं। तांग हान की गति अचानक बढ़ गई और उसने बीबी डोंग पर जो हथौड़ा मारा वह और भी अधिक भयंकर हो गया। बीबी दांग चकमा दे रही थी। उसकी नज़रें घूमकर निंग कियाओ पर टिक गईं, जो सबसे कमज़ोर थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। प्रथम आत्मा कौशल, विष छाया मकड़ी का जाला। गहरे हरे रंग का मकड़ी का रेशम मौत की सांस लेकर निंग कियाओ की ओर झपटा। महत्वपूर्ण क्षण पर यू शियाओजेन की आंखें चमक उठीं और वह बिना किसी हिचकिचाहट के निंग कियाओ के सामने उड़ गया। उसी समय ड्रैगन स्केल नर्म कवच बहुत तेजी से सक्रिय हो गया और घने ड्रैगन स्केल तुरंत खड़े हो गए। मकड़ी का रेशम ड्रैगन के शल्कों और मुलायम कवच से टकराया, जिससे चटचटाहट की आवाज़ हुई। ये देखकर तांग हान ने दोनों हाथों से हथौड़ा पकड़ लिया, उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और नसें उभर आईं। प्रथम आत्मा कौशल, टाइटन हैमर। सुनहरी रोशनी वाला विशाल हथौड़ा बीबी डोंग की ओर टूट पड़ा। बीबी डोंग के चेहरे पर ठंडक थी। उसने अपने पैरों से जमीन पर हल्के से टैप किया और एक तरफ हट गई। टाइटन का हथौड़ा उसके पास से गुजरा और जमीन पर जोर से गिरा। बूम! जमीन पर एक जोरदार धमाका हुआ। इस समय निंग कियाओ और यू शियाओजेन जहरीली छाया मकड़ी के जाल से बंधे हुए थे और उनके पास तांग हान को सहायता प्रदान करने का कोई समय नहीं था। बीबी डोंग इस पल का इंतजार कर रही थी और उसकी आत्मा की शक्ति उसके पूरे शरीर में उमड़ पड़ी। दूसरा आत्मा कौशल, मकड़ी का जहरवार। उसके पीछे एक विशाल गहरे हरे रंग की मकड़ी प्रकट हुई और उसके पैरों से तुरंत ही घने जहरीले डंक निकलने लगे। तांग हान चकमा देने में असमर्थ था और घबराहट में उसे कई जहरीले डंक मारे गए। जहर तेजी से फैलने पर वह कराह उठा, उसकी हरकतें धीमी हो गईं और उसकी ताकत बहुत कम हो गई। बीबी डोंग ने जीत का फायदा उठाया और आगे बढ़ी। अपने जैद हाथ की एक लहर के साथ उसकी आत्मा की शक्ति एक भयंकर प्रहार में एकत्रित हुई, जिसने तांग हान को भारी चोट पहुंचाई। तांग हान पीछे की ओर उड़ गया और रिंग से बाहर गिर गया और स्थिति एक पल में उलट गई। जैसे ही तांग हान की उड़ती हुई आकृति जमीन पर गिरी, बीबी डोंग ने जल्दी से मुड़कर अपनी कठोर आंखें यू शियाओजेन पर टिका दीं। इस समय यू शियाओजेन का दिल कड़ा हो गया और उसने जल्दी से अपनी आत्मा कौशल का उपयोग किया। प्रथम आत्मा कौशल, थंडर ड्रैगन पंजा। यू शियाओजेन ने गुस्से से दहाड़ लगाए और उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी। उसके हाथ तुरंत उलझे हुए बैंगनी रंग के वज्र से लिपट गए, जो विशाल ड्रैगन के पंजों की एक जोड़ी में बदल गए और बीबी डोंग की ओर भयंकर रूप से झपट पड़े।
बीबी डोंग के चेहरे पर सख्त भाव थे और उसने ढाल बनाने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल किया था। एक जोरदार धमाके के साथ थंडर ड्रैगन पंजा ढाल से टकराया। शक्तिशाली प्रभाव के कारण बीबी डोंग का शरीर आधा कदम पीछे हट गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला चूक गया और यू शियाओजिन ने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। दूसरा आत्मा कौशल, मकड़ी का जहरवार। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, बीबी डोंग की ठंडी आवाज गूंज उठी। उसके पीछे गहरे हरे रंग की मकड़ी की छाया फिर से प्रकट हुई, अनगिनत जहरीली कांटों को बाहर निकालते हुए, और यू शियाओजिन पर हमला किया। युद्ध के मैदान पर स्थिति तेजी से बदल गई और यू शियाओजिन बीबी डोंग के भयंकर हमले के तहत खतरे में थी। थोड़ा सा झटका, यू ज़ेंटियन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह अपनी सीट से ऐसे उछल पड़ा मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके हाथ अनजाने में ही आगे की ओर खींच गए और तनाव के कारण उसके चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़कने लगीं। जब कियानिक सुनजी ने चिल्लाहट सुनी तो उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा गंभीर था और वह अपनी आंखों में स्पष्ट दमन के साथ यू ज़ेंटियन को घूर रहा था। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य की झलक दिखाई दी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अर्थ स्पष्ट था। आप ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स संप्रदाय के नेता हैं। क्या आप वाकई मेरे 11 वर्षीय शिष्य पर हमला करना चाहते हैं? यू ज़ेंटियन ने अपनी आंतरिक चिंता को दबा लिया और धीरे से बैठ गया, लेकिन उसके हाथ अभी भी अनजाने में कुर्सी के आर्मरेस्ट को जकड़े हुए थे। उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। घटना अचानक हुई और यू शियाओजिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से अपने शरीर पर ड्रैगन स्केल सॉफ्ट कवच को सक्रिय करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को प्रसारित किया। घने ड्रैगन के शल्क तुरंत खड़े हो गए और धातु जैसी चमक के साथ चमकने लगे। जहरीले डंक एक के बाद एक ड्रैगन के शल्कों पर लगते थे, जिससे तीखी डिंग डांग डांग जैसी आवाजें निकलती थीं। यू शियाओजिन ने पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना निकल रहा था और उसकी पीठ भी पसीने से भीग चुकी थी। क्योंकि उसे लगातार ड्रैगन स्केल सॉफ्ट कवच को सक्रिय करने की आवश्यकता थी, उसकी आत्मा शक्ति बहुत जल्दी समाप्त हो गई और समाप्त होने वाली थी। जब यू शियाओजिन घायल होने ही वाला था, तभी एक बैंगनी छाया बिजली की तरह आए और उसने बीबी डोंग को एक तरफ धकेल दिया, जिससे यू शियाओजिन हमले से बच गया। बीबी डोंग का हमला जो सफल होने वाला था, विफल हो गया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। वह ये देखने के लिए मुड़ी कि वह कौन था, लेकिन उसने मांस की एक जानी पहचानी गेंद देखी जो सुअर जैसी दिख रही थी, लेकिन सू नहीं थी, और एक कुत्ता था लेकिन कुत्ता नहीं था। लुओ सानपाओ। बीबी डोंग का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने बैंगनी रंग की आकृति को अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ देखा। फिर उसने अपनी नज़रें घुमाईं और अवचेतन रूप से लुओ सानपाओ के मालिक यू शियाओगांग को देखा। जैसे ही उसने अपनी नज़रें उठाईं, उसे एक लंबे कद का व्यक्ति मंच पर स्थिर गति से चलता हुआ दिखाई दिया। जो व्यक्ति आया उसका नाम यू शियाओली था। वह दुबले पतले शरीर और शांत भाव के साथ मंच पर आया और सीधे बीबी डोंग को घूरने लगा। ये तो बस एक मुकाबला है। हर चाल में किसी को मारने या घायल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? खामोश अखाड़े में आवाज़ गूंज उठी। सबकी नज़रें उस पर और बीबी डोंग पर टिकी थीं। हवा में तनाव का माहौल था। यू शियाओजिन भारी सांस ले रहा था और उसने जो कुछ देखा उसे बोलने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसका दूसरा भाई यू शियाओली अचानक मंच पर आ गया था। दूसरा भाई, उसकी आवाज़ में आश्चर्य था। यू जियाओली ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और यू जियाओजिन को देखा। 7 खजाने ग्लेज़ टाइल संप्रदाय से लड़की को ले लो और पहले नीचे जाओ। उनके लहजे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, मानो वे यू शियाओजिन से कह रहे हों कि वे अगले मामले को ठीक से संभाल लेंगे। ये देखकर यू शियाओजिन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और निंग कियाओ के साथ मंच से उतर गई। ब्लू लाइटनिंग अधिपति जोंग यू जियाओली, वोहुन लुओ सानपाओ, स्तर 12 आत्मा मास्टर, कृपया। जैसे ही ये शब्द निकले, लुओ सानपाओ ने भी अपना सिर उठाया और आत्मविश्वास से भरी दहाड़ लगाए। धीरे धीरे उसके चारों ओर एक बैंगनी प्रभामंडल बहने लगा, जो यू शियाओली के शरीर में मौजूद आत्मा की शक्ति के साथ गूंज रहा था। 24 अध्याय 24 एक आदमी और एक सुअर के बीच सहयोग, शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल। अध्याय 24 एक आदमी और एक सुअर के बीच सहयोग, शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल। वापस आए यू शियाओजिन को देखते हुए यू ज़ेंटियन खड़ा हो गया, उसके कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। कैसा है? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? यू जियाओजिन ने अपना सिर हिलाया। सावधानीपूर्वक जांच और इस बात की पुष्टि के बाद कि यू शियाओजिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यू ज़ेंटियन की तनावग्रस्त नसें थोड़ी शांत हुईं और उसने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर घुमाकर मंच पर खड़ी यू शियाओली को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी। यू शियाओगांग एक तरफ खड़ा था। जब उसने यू शियाओली को मंच पर आते देखा तो वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका, उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था।
उसके होठ हल्के से खुले, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कुछ क्षण के लिए अवाक रह गया हो। उनके विचार में यू शियाओली शक्तिशाली बीबी डोंग को सक्रिय रूप से चुनौती देकर मौत की तलाश कर रहा था। यू युवानहाई इस समय गंभीर दिख रहा था, उसका शरीर तनावग्रस्त था। यू शियाओली अपने खुद के प्रशिक्षण के तरीकों का पालन करते हुए बड़े हुए। भावनात्मक रूप से वे न केवल दादा और पोते हैं, बल्कि गुरु और प्रशिक्षु भी हैं। अब ये पहली बार था जब उसने जियाओली को वास्तविक मुकाबले में भाग लेते देखा था। इस समय वह यू जियाओजिन के मंच पर जाने से भी ज्यादा घबराया हुआ था। वह अपनी आंखें स्थिर करके रिंग को देखता रहा, मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि यू जियाओली सुरक्षित और स्वस्थ हो। उसे ये भी उम्मीद थी कि जियाओली अपना नाम बनाने में सक्षम होगी। मंच पर बीबी ने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ लिया और जोर से हंसी। दिलचस्प, जब उसने लुओ सानपाओ को देखा तो उसकी आंखों में एक सौम्य और पूछताछ भरी नजर थी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। जब उसने फिर से यू शियाओली को देखा तो उसकी आंखें अचानक बेहद क्रूर हो गईं और उसकी गहरी हरी आंखों में एक रक्तपिपासु रोशनी चमक उठी। जैसे ही उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ी, उसने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया और बैंगनी काले धुंध ने उसके शरीर को ढक लिया। धुंध में बीबी डोंग का शरीर बदल गया। उसके पीछे 3 जोड़ी पतली और नुकीली मकड़ी की टांगें धीरे धीरे फैली हुई थीं और धातु के पैरों के जोड़ एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे, जिससे दांत पीसने जैसी आवाज आ रही थी। एक विशाल मकड़ी की रूपरेखा धुंधली सी दिखाई देती है तथा उसकी क्रूर अभिव्यक्ति के साथ मिलकर ये जीवन और मृत्यु की प्रबल आभा बिखेरती है। बीबी डोंग ने आक्रमण शुरू करने में अगुवाई की। प्रथम आत्मा कौशल, विषछाया मकड़ी का जाला। उसके हाथों से गहरे हरे रंग का मकड़ी का रेशम निकला और तेजी से लुओ सानपाओ की ओर झपटा, जिसने फुर्ती से उसे चकमा दे दिया। बीबी डोंग को देखकर जो सक्रिय रूप से लुओ सानपाओ पर हमला कर रहा था, यू शियाओली के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आत्मा शक्ति को जुटाया। बैंगनी आत्मा की अंगूठी लुओ सानपाओ पर गिर गई और जल्दी से गायब हो गई। प्रथम आत्मा कौशल, श्वास का भक्षण। लुओ सानपाओ दहाड़ा और जब जहरीली छाया मकड़ी का जाला उसे छूने ही वाला था तो कुछ अजीब हुआ। एक अदृश्य भक्षक शक्ति उसके शरीर से निकलकर फैल गई। वे खतरनाक विषैले मकड़ी के जाल एक क्षण में ही निगल लिए गए और फिर गायब हो गए। जब बीबी डोंग ने यह देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसका पहला आत्मा कौशल इतनी आसानी से हल हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने दोबारा प्रयास किया और फिर वही हुआ। उसने पाया कि उसके आत्मा हमले के अमान्य हो जाने के बाद उसके पास अपनी रणनीति बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने हल्के से जमीन पर थपथपाया और अपने दुबले शरीर के साथ लुओ सानपाओ की ओर दौड़ी। साथ ही उसने अपनी मुट्ठी भींची और लुओ सानपाओ के बाजू पर जोर से मारा। टकराना, एक दबी हुई आवाज। मुक्का लुओ सानपाओ को लगा, लेकिन परिणाम ने बीबी डोंग को उदास कर दिया। उसका मुक्का, जो आत्मा शक्ति से भरा हुआ था, लुओ सानपाओ के करीब आते ही बहुत जल्दी खत्म हो गया। आत्मा शक्ति के समर्थन के बिना शारीरिक हमले ने शक्ति को बहुत कम कर दिया था और लुओ सानपाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस अपना शरीर हिलाया। इतना ही नहीं, इस अनाड़ी से दिखने वाले छोटे से लड़के की प्रतिक्रिया की गति आश्चर्यजनक रूप से तीव्र है तथा मुकाबला करने की उसकी क्षमता भी प्रबल है। ये हमेशा बीबी डोंग के आक्रमण मार्ग का पूर्वानुमान लगा सकता है और पहले से ही बचाव की चाल चल सकता है। वह मोटा सा छोटा शरीर मैदान पर आगे पीछे घूम रहा था। उसने अपनी नज़रें बीबी डोंग पर टिका दी और हमला करने के लिए सबसे अच्छे मौके की तलाश में एक धीमी दहाड़ लगाए। अचानक लुओ सानपाओ अपने अगले पैरों के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। फिर वह अपने मोटे सुअर जैसे पैरों का उपयोग करते हुए ऊंची छलांग लगाता हुआ बाहर निकला और सीधे बीबी डोंग की ठोड़ी पर निशाना साधा। जब बीबी डोंग ने लुओ सानपाओ को आक्रामक तरीके से अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह सहज ही पीछे झुक गई। उसने अपने पैरों से जमीन पर जोर से धक्का दिया और उसका शरीर हवा में एक चाप बनाता हुआ बमुश्किल लुओ सानपाओ के प्रभाव से बच पाया। लुओ सानपाओ का निशाना चूक गया। उसने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और गले से असंतुष्ट दहाड़ निकाली। बीबी डोंग ने लुओ सानपाओ के साथ बहुत देर तक लड़ाई की। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह हल्की सांस ले रही थी। उसके हमलों की बार बार विफलताओं ने उसे एहसास दिलाया कि लुओ सानपाओ के साथ गतिरोध जारी रखने से उसकी आत्मिक शक्ति और कम होती जाएगी। आत्मा शक्ति के नुकसान के कारण उसकी मार्शल आत्मा की निरंतर रिहाई को बनाए रखना मुश्किल होगा और लुओ सानपाओ हर समय उसकी आत्मा शक्ति को खा रहा था, जिससे उसकी विफलता की संभावना बढ़ गई। स्टैंड में यू युवानहाई ने अनजाने में अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया। उसकी आंखें मैदान पर टिकी थीं, एक पल के लिए भी नहीं हटीं। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे, बीबी डोंग ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें अचानक बदल गईं और उसकी आंखें, जो पहले लुओ सानपाओ पर टिकी थीं, यू शियाओली पर टिक गईं।
लुओ सानपाओ ने उसकी मंशा भांप ली और अपने गले से धमकी भरी आवाज निकाली। अगले ही पल बीबी डोंग ने जमीन पर हल्के से थपथपाया और गहरे हरे रंग की आत्मा शक्ति उसके पैरों के तलवों पर इकट्ठी हो गई और यू शियाओली की ओर दौड़ पड़ी। यू शियाओली ने हमलावर बीबी डोंग को देखा, उसकी आंखें सख्त थीं और उसने चतुराई से बीबी डोंग के भयंकर हमले को टाल दिया। इस समय उसे सीखे हुए युद्ध कौशल काम आए। उसने जल्दी से अपने शरीर को हवा में घुमाया और अपना दाहिना पैर बीबी डोंग की गर्दन की ओर घुमाया। बीबी डोंग एक ओर खिसक गई और उसका पैर उसके कंधे से टकरा गया। वह निराश नहीं हुई बल्कि तेजी से आगे बढ़ी। ये देखकर यू शियाओली शांत रहा और उसने अपनी बाईं मुट्ठी से बीबी डोंग के चेहरे पर मुक्का मारा। बीबी डोंग ने उसे रोकने के लिए तुरंत अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। टकराना। उसकी मुट्ठी उसके हाथ से टकराए और एक हल्की सी आवाज़ हुई। इस शक्तिशाली झटके से वह 2 कदम पीछे हट गई। कई राउंड के बाद बीबी डोंग बार बार पीछे हट गया। यू शियाओली ने लगातार उसका पीछा किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दुश्मन को लुभाने के लिए बीबी डोंग की रणनीति थी। बीबी डोंग अचानक रुक गई, उसकी आंखों में एक चालाक नज़र चमक उठी और उसने यू शियाओली की रुकने में असमर्थता का फायदा उठाया और आगे बढ़ गई। यू शियाओली शांत और स्थिर दिख रही थी। ठीक उसी समय बीबी डोंग प्रसन्न थी और घातक हमला करने के लिए तैयार थी। तुम जाल में फंस गए। जैसे ही यू शियाओली ने बोलना समाप्त किया, एक काली छाया बगल से तेजी से आती हुई आई। ये लुओ सानपाओ निकला जो मौके की तलाश में था। उसने उस पल का फायदा उठाया जब बीबी डोंग का ध्यान भटक रहा था। गुस्से से दहाड़ते हुए बीबी डोंग की ओर दौड़ा। बीबी डोंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसने महसूस किया कि बगल से एक बहुत बड़ा बल आ रहा है और उसके सिर पर जोर से चोट कर रहा है। टकराना। वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठी और मैदान के किनारे गिर गई। उसकी गति धीमी हो गई और वह जमीन से उठने के लिए संघर्ष करने लगी। आदमी और सुअर ने पूरी तरह से सहयोग किया और उनकी मौन सहमति का स्तर आश्चर्यजनक था। इस दृश्य ने दर्शकों में बैठे सभी पूर्वजों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये छोटा सुअर बहुत प्यारा और हानिरहित दिखता है, लेकिन यह वास्तव में बीबी डोंग को चोट पहुंचा सकता है। श्रोताओं में से कुछ लोगों की आंखें बड़ी हो गईं, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे और उनके शब्द विस्मय से भरे हुए थे। यू ज़ेंटियन का मूल रूप से शांत चेहरा अब आश्चर्य से भर गया था। वह मुड़ा और अपने बगल में खड़े यू युवानहाई को देखा। वह जानता था कि यू शियाओली के शानदार युद्ध कौशल यू युवानहाई के सावधानीपूर्वक शिक्षण का परिणाम थे। अखाड़े के केंद्र में यू शियाओली की आत्मा शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसकी पहली आत्मा कौशल की ऊर्जा उभरने लगी। यू ज़ेंटियन ने यू जियाओली को देखा, जिसकी आत्मा शक्ति अखाड़े में बढ़ रही थी। युआनहाई, जियाओली की आत्मा की अंगूठी बैंगनी रंग के साथ पीले रंग की है। ये कितनी पुरानी है? अंततः उसे जियाओलाई का अंतर समझ में आने लगा और उसने असमंजस में पूछा। यू युवानहाई ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, एक गर्व भरी मुस्कान प्रकट की और अपने हाथों को जोड़कर धीरे से उत्तर दिया। संप्रदाय गुरु, जियाओली की पहली आत्मा अंगूठी 800 साल पुरानी है। जब यू ज़ेंटियन ने यह सुना तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। 25 अध्याय 25 युवा पीढ़ी का प्रथम व्यक्ति। अध्याय 25 युवा पीढ़ी का प्रथम व्यक्ति। जैसे ही यू युवानहाई ने 800 वर्ष कहा, तुरंत विवाद की एक बड़ी लहर उठ खड़ी हुई। क्या 800 साल की आत्मा की अंगूठी? आसपास के लोग पहले तो अचंभित रह गए, फिर अविश्वास से चिल्लाने लगे। कुछ लोग अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर अखाड़े में यू शियाओली को देखने लगे, मानो वे उसकी असलियत जानना चाहते हों। ये कैसे संभव है? पहली आत्मा की अंगूठी 800 साल पुरानी है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आम लोग सहन कर सकें। हाउतन संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने यह कहा। पास में स्थित 7 खजाने वाले ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय के लोग भी उतने ही हैरान थे। सभी की नज़रें इस आत्मा के छल्ले पर टिकी थीं और वे सभी एक ही प्रश्न के बारे में सोच रहे थे। पहली आत्मा अंगूठी 800 साल पुरानी है, जो एक साधारण आत्मा गुरु द्वारा अवशोषित की जा सकने वाली ऊपरी सीमा से बहुत अधिक है। यू शियाओली ने यह कैसे किया? तांग यू और निंग हुआइजिन ने यू ज़ेंटियन को देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य फीका पड़ गया और उसकी जगह मुस्कुराहट आ गई। मास्टर यू, बधाई, आपके पोते को इतनी कम उम्र में ऐसा अवसर मिला है। वह भविष्य में आत्मा गुरुओं की दुनिया में अवश्य ही चमकेगा। तांग यू की आंखें प्रशंसा से भरी थीं और उसने ईमानदारी से बधाई दी। हाँ मास्टर यू, ये पहली आत्मा अंगूठी 800 साल पुरानी है और प्रतिभा असाधारण है। समय दिया जाए तो कुछ न कुछ अवश्य पूरा होगा। निंग हुआइजिन के शब्द यू शियाओली की बहुत प्रशंसा से भरे हुए थे और साथ ही उसकी आवाज़ का स्वर सीधे कियान जुंजी के कानों तक पहुंच रहा था। हा, आप दोनों की तारीफ के लिए धन्यवाद। बस ये बच्चा भाग्यशाली है। यू ज़ेंटियन ने उन दोनों की बातें सुनी और हमेशा की तरह विनम्रता से बोला, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आश्चर्य और उलझन झलक रही थी। जब कियानिक सुंजी ने रिंग का दृश्य देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया।
कोर्ट पर यू शियाओली बाहर की स्थिति से पूरी तरह अनजान थी और पूरी तरह से बीबी डोंग के हमलों के अगले दौर की तैयारी पर केंद्रित थी। बीबी डोंग ने लुओ सानपाओ को देखा जिसने उसे नीचे गिरा दिया था और उसने मन में कुछ योजनाएं बनाईं। उसने एक नाजुक चीख मारी और लुओ सानपाओ की ओर झपटी, अपने हाथों में गहरे हरे रंग की आत्मिक शक्ति को इकट्ठा किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह लुओ सानपाओ पर एक घातक प्रहार करने का इरादा रखती थी। ये देखकर लुओ सानपाओ ने अपने पैरों से जमीन पर लात मारी और रक्षात्मक रुख अपनाया। जब सभी को लगा कि बीबी डोंग लुओ सानपाओ पर हमला करने वाली है तो उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ गए। लक्ष्य सीधे यू शियाओली पर था और उसके हाथ में संघनित आत्मा शक्ति उसकी छाती की ओर कट गई थी। यू शियाओली ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की, उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से चकमा दे गया। उसके घूंसे और लातें बहुत तेज थीं, जिससे हवा में निशानों की एक श्रृंखला बन जाती थी। बैंग बैंग बैंग, कुछ धीमी आवाज़ों के साथ उसने बीबी डोंग के सभी हमलों को विफल कर दिया और आक्रमण तुरंत ही समाप्त हो गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लुओ सानपाओ एक काले तोप के गोले की तरह दौड़ा और बीबी डोंग की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। बीबी डोंग कराह उठी, कुछ कदम आगे बढ़ी और अपना संतुलन खो बैठी। यू शियाओली इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ सकता था। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति अपनी दाहिनी मुट्ठी में इकट्ठी कर ली। फिर वह जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से मुक्का मारा। टकराना, एक धीमी आवाज के साथ बीबी डोंग के दुबले शरीर को यू शियाओली ने अपनी पूरी ताकत से दूर धकेल दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। मैदान पर एकदम सन्नाटा छा गया। काफी देर के बाद बीबी डोंग कांपते हाथों से धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जिद्दी थीं क्योंकि वह यू शियाओली को घूर रही थी, फिर से हमला करने के लिए तैयार। देखने के स्टैंड पर कियानिक सुंजी का चेहरा बेहद बदसूरत था। वह तुरंत खड़ा हो गया। बस बहुत हो गया, बीबी डोंग, तुम हार गईं। यह आवाज निर्विवाद भव्यता से भरी हुई थी, जिसने स्टेडियम की शांति को तोड़ दिया। बीबी डोंग का शरीर जम गया और उसकी आंखों में अनिच्छा की झलक दिखाई दी। हाँ गुरुजी, उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। जब वह यू शियाओली के पास से गुजरी तो वह रुकी, अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर मंच से चली गई। ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीला प्रतिभाशाली लोगों से भरा है। आज मैं स्पिरिट हॉल से निर्देश प्राप्त करूंगा। अलविदा। कियानिक सुंजी का चेहरा सख्त था। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई, एक प्रभावशाली आभा बिखेरी और सबसे पहले घूम गया। बीबी डोंग भी एक जटिल भाव के साथ पीछे पीछे आ रही थी। उसके युवा चेहरे पर अभी भी अनिच्छा और हार के भाव थे। उसने अपनी पीठ सीधी रखने की बहुत कोशिश की। उसके पीछे चल रहे दो अनुयायियों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे सावधानी से उसका पीछा कर रहे थे, कोई अनावश्यक शोर मचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जिस समय वे मुड़े और चले गए, दर्शकों में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके तुरंत बाद तालियां बजने लगीं और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। किसी ने जोर से सीटी बजाई और किसी ने यू शियाओली का नाम जोर से चिल्लाया। यू ज़ेंटियन की नज़रें यू शियाओली पर टिकी थीं। उसकी आंखों में पहले से अलग भाव था, जिसमें अजीबपन की झलक थी। एक समय की बात है, उसकी नज़र में यू शियाओली एक बेकार मार्शल आत्मा थी जो टायरानोसोरस रेक्स परिवार को मजबूत नहीं कर सकती थी। लेकिन इस समय यू शियाओली ने उसे नई आशा की एक झलक दी। जिस क्षण यू युवानहाई ने यू शियाओली को जीत हासिल करते देखा, उसके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से ऊपर उठ गए। उसकी आंखें गर्व से भरी थीं। यू शियाओगांग वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, मानो वह अपनी जगह पर जम गया हो। उसका दिमाग खाली था और उसकी नज़रें मैदान पर लुओ सानपाओ पर टिकी थीं। वह अपने सामने खड़े शक्तिशाली लुओ सानपाओ की तुलना अपने लुओ सानपाओ से नहीं कर सकता था, जो केवल 3 बार ही पाद सकता था। ये कैसे संभव है? लुओ सानपाओ इतना ताकतवर हो सकता है? यू शियाओली तेजी से मंच से नीचे उतरी और यू युवानहाई की ओर बढ़ी। यू युवानहाई ने यू शियाओली को आते देख मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर धीरे से थपथपाया। अच्छा काम किया, लड़के। ये सुनकर यू शियाओली के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। सभी लोग अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े और काफिले के आगे एक भव्य रूप से सजी हुई गाड़ी खड़ी थी। जुड़वां भाई, जिन्हें एक बार दूसरी गाड़ी में सवार होने के लिए मजबूर किया गया था, अब पहली गाड़ी के सामने खड़े थे। यू ज़ेंटियन और यू शियाओज़ेंग गाड़ी से बाहर निकले। यू ज़ेंटियन के चेहरे पर हमेशा की तरह गरिमा में भाव था, लेकिन जब उसने दोनों भाइयों को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी ज्यादा पहचान थी। भाई, दूसरे भाई, जल्दी से ऊपर आओ। यू शियाओज़ेंग ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर हाथ हिलाया। दोनों गाड़ी में चढ़ गए। पहिए धीरे धीरे घूम रहे थे और एक गुरगुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, जो वापसी यात्रा के प्रारंभ की घोषणा कर रही थी। विशाल और आरामदायक गाड़ी में बैठकर यू शियाओगांग और यू शियाओली को पहले से बिल्कुल अलग व्यवहार का एहसास हुआ। कार की खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी। गाड़ी के अंदर इतनी शांति थी कि केवल पहियों के जमीन पर लुढ़कने की धीमी आवाज और कभी कभी घोड़ों की हिनहिनाहट ही सुनाई देती थी।
यू शियाओगांग थोड़ा आगे की ओर झुका, थोड़ा संकोची दिख रहा था। यू शियाओली इसके विपरीत पूरी तरह से आराम की अवस्था में थी। रवैया इतनी जल्दी बदल गया। अगर उसने इस प्रतियोगिता में कुछ नहीं दिखाया होता तो यू ज़ेंटियन शायद उनकी तरफ देखता भी नहीं। अब वह चाहता है कि मैं और मेरा घटिया भाई उसके साथ एक ही गाड़ी में सवार हों। ये वाकई ऐसी दुनिया है जहां ताकत ही सब कुछ है। यू ज़ेंटियन की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ा। वह थोड़ा उदास था, गंभीर दिख रहा था। जियोलिय, यद्यपि आज आप और लुओ सानपाओ ने गेम जीत लिया, लेकिन यह मुख्यतः आपके युद्ध कौशल के कारण था। आपको ये समझना चाहिए कि आत्मा स्वामियों के बीच अंतर निर्धारित करने की कुंजी आत्मा कौशल, आत्मा के छल्ले और मार्शल आत्माओं की गुणवत्ता में निहित है। आपकी परिस्थितियों को देखते हुए आत्मा गुरु बनने का मार्ग कठिन होगा और अधिक दूर तक जाना कठिन होगा। ये सुनकर यू शियाओगांग की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें हानि और लाचारी से भरी थीं। हालांकि यू शियाओली के चेहरे पर एक उदासीन भाव था और वह सीधे यू ज़ेंटियन की ओर देख रहा था, मानो यू ज़ेंटियन ने जो कहा उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यू ज़ेंटियन ने उन दोनों के हाव भाव समझ लिए। फिर यू ज़ेंटियन ने विषय बदल दिया। उसकी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं और उन दोनों की ओर देखा। लेकिन आपकी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है और आपने अपनी जन्मजात कमियों के बावजूद कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ा। ये वास्तव में दुर्लभ है। तो मैंने तुम्हें मौका पाने में मदद की। ये सुनकर तीनों भाइयों ने एक साथ यू ज़ेंटियन की ओर देखा। 26 अध्याय 26 अलग अलग राहों पर तीन भाई। अध्याय 26 अलग अलग राहों पर तीन भाई। कहीं एक विस्तृत प्रशिक्षण मैदान पर चिलचिलाती धूप चमक रही थी। बीबी डोन का चेहरा पसीने से लथपथ था और उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे तथा उसके गालों से चिपके हुए थे। एक शक्तिशाली आत्मिक दबाव उस पर भारी पड़ रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी विशाल चट्टान से दबाया जा रहा हो। क्यानिक सुंजी अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी। बीबी डोंग अपनी टांगें क्रॉस करके बैठी थी और अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान की अवस्था में जाने का प्रयास कर रही थी। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था, सांसें भारी लग रही थीं और माथे की नसें हल्की सी उभरी हुई थीं। इसके बावजूद वह दांत पीसती रही और डटी रही। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ गलती कर बैठे? अचानक क्यानिक सुंजी की ठंडी आवाज़ गूंजी, जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। शिष्य को अपनी गलती का पता है। मैं वास्तव में लेवल 12 के सोल मास्टर से हार गया। जब बीबी डोंग ने यह सुना तो उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसका चेहरा शर्म से भर गया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। इस राजसी प्रशिक्षण मैदान में उसका छोटा सा शरीर कुछ हद तक असहाय लग रहा था और उसके भीगे हुए दांतों से एक ऐसी जिद झलक रही थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। नहीं, हारना कोई गलती नहीं है। गलती यह है कि आप हारने से बच सकते थे, लेकिन फिर भी आप हार गए। क्यानिक्सुन ने बीबी डोन को तीखी निगाहों से देखा और उसकी आवाज़ बहुत ठंडी और कठोर थी। बीबी डोन का शरीर कांप उठा, उसका सिर और भी नीचे झुक गया और उसका दिल बेचैनी से भर गया। उस लड़के के युद्ध कौशल स्पष्टतः कई वर्षों में अर्जित हुए हैं और अत्यंत प्रखर हैं, लेकिन आपने वास्तव में उसका सीधा सामना किया। क्यानिक्सुन जी ने जारी रखा, इस तरह की लड़ाकू सोच के साथ आप भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इन शब्दों ने बीबी डोन के दिल पर गहरा असर डाला। वह मानो किसी स्वप्न से जागी और उसका हृदय अचानक पश्चाताप से भर गया। शिष्य भविष्य में ये पाठ अवश्य याद रखेगा। यह आवाज़ खाली प्रशिक्षण मैदान में गूंज रही थी, जो अंत तक लड़ने के दृढ़ संकल्प को प्रकट कर रही थी। बीबी डोन की प्रतिक्रिया सुनने के बाद क्यानिक्सुन जी चुप रहे। उसके चारों ओर का आभामंडल अचानक बढ़ गया और एक और भी अधिक बढ़ता हुआ आत्मिक दबाव बीबी डोन की ओर बढ़ गया। अचानक दबाव से बीबी डोन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसके दांत कस गए। उसके माथे और गर्दन से सेम के आकार की पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं। यद्यपि भारी दबाव के कारण उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, फिर भी उसने दर्द सहन किया और कुछ नहीं कहा। 1 घंटा, 2 घंटे, धीरे धीरे समय बीतता गया और बीबी डोन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को 1000 पाउंड के पत्थर से दबाया जा रहा हो। हर सांस के साथ उसकी छाती में तेज दर्द हो रहा था। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होने लगी और उसकी चेतना थोड़ी बिखरने लगी। अज्ञात समय के बाद क्यानिक्सुन जी अंततः धीरे से मुड़ा और बिना एक शब्द कहे चला गया। जैसे ही वह चला गया, भयावह आत्मा का दबाव भी कम हो गया। बीबी डोंग अब और नहीं टिक सकी और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी छाती जोर से धड़कने लगी और वह सांस लेने के लिए हौंफने लगी। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर टायरानोसॉरस रेक्स कबीले की ओर वापस चली गई। कार की खिड़की के बाहर डूबते सूरज की आभा ने आसमान को नारंगी लाल रंग में रंग दिया था और कभी कभी कोई थका हुआ पक्षी घर की ओर उड़ता हुआ दिखाई देता था। कार में दादा पोते समेत 4 लोग सवार थे। मैंने थंडर अकादमी के साथ पहले ही एक समझौता कर लिया है। वे छात्रों को स्थानांतरित करने के लिए 2 स्थान देंगे। जब आप वापस जाएं तो अपना सामान पैक कर लें।
मैं युआन जेन को 2 दिनों में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराने के लिए ले जाऊंगा। यू ज़ेंटियन गंभीर दिख रहा था। उसने यू शियाओगांग और यू शियाओली की तरफ देखा और धीरे से बोला, थंडर अकादमी का ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस कबीले के साथ हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहा है। दोनों पक्षों की मार्शल आत्माओं में समान विशेषताएं हैं तथा उनमें बहुत उच्च स्तर की अनुकूलता है। थंडर अकादमी के कई उत्कृष्ट स्नातकों को अक्सर ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय से जैतून की शाखाएं प्राप्त होती हैं। ब्लू लाइटनिंग संप्रदाय के अधिकांश आंतरिक शिष्यों को संप्रदाय में बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए थंडर अकादमी भेजा जाएगा। दोनों पक्षों के बीच प्रतिभाओं का लगातार स्थानांतरण होता रहता है। हालांकि प्रत्येक वर्ष थंडर अकादमी में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या सीमित होती है तथा प्रवेश पाने वाले अधिकांश छात्र प्रतिभाशाली होते हैं। तार्किक रूप से कहें तो यू शियाओगांग और यू शियाओली दोनों इस उम्र के हैं, लेकिन उनकी आत्माशक्तियां क्रमशः केवल स्तर 10 और स्तर 12 हैं। यदि वे थंडर अकादमी में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से जगह नहीं मिल सकती। अर्थात केवल संप्रदाय के नेता यू जेनतियान के आदेश से ही हम दोनों डिग्री प्राप्त कर सकते थे। थंडर अकादमी जाओ और अच्छा व्यवहार करो। याद रखो कि ब्लू लाइटनिंग तानाशाह कबीले को शर्मिंदा मत करो। यू ज़ेंटियन का स्वर बहुत गंभीर था। संप्रदाय प्रतियोगिता की हलचल अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी और यू शियाओली और बीबी डोंग की लड़ाई की आकृतियां उसके दिमाग में उभर आईं। पहले तो मैंने सोचा कि उनकी जन्मजात आत्मिक शक्ति कम है, उनकी लड़ाकू आत्माएं उत्परिवर्तित हैं और उनके लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। बाद में यू शियाओजेन ने प्रामाणिक ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स आत्मा को जागृत किया और अब उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। यदि यह प्रतियोगिता न होती तो उन्होंने कभी उनके लिए स्कूल खोजने के बारे में नहीं सोचा होता। यू ज़ेंटियन ने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी। उसकी नज़र फिर से कोने में बैठे 2 लोगों पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक बुजुर्ग की गरिमा थी जिसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। दोनों भाइयों के आभार के शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब यू शियाओगांग ने सुना कि केवल वह और शियाओली ही थंडर अकादमी जा रहे हैं तो उसने यू शियाओजेन की ओर देखा। यू ज़ेंटियन ने यू जियाओगैंग की नज़र पकड़ ली। जियो जेन अभी केवल 7 वर्ष का है। उसे अभी भी संप्रदाय में बहुत कुछ सीखना है, इसलिए वह संप्रदाय में ही रहना जारी रखेगा। उसकी आवाज़ छोटी गाड़ी में गूंज उठी। धन्यवाद दादाजी, मैं निश्चित रूप से इस अवसर का आनंद लूंगा और थंडर अकादमी में प्रशिक्षण के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। यू शियाओगांग की आंखें थोड़ी लाल थीं। वह जानता था कि थंडर अकेडमी जाना न केवल परिवार द्वारा उसके लिए सुरक्षित किया गया सबसे अच्छा सीखने का अवसर था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि परिवार ने उस पर हार नहीं मानी थी। यू ज़ेंटियन ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक तभी, धन्यवाद दादाजी, मैं नहीं जा रहा हूँ, यू शियाओली अचानक बोला और उसके शब्दों ने तुरंत मूल सामंजस्य को तोड़ दिया। ये सुनकर यू शियाओगांग ने अविश्वास से यू शियाओली को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शियाओली ऐसा जवाब देगी। यू जियाओली, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यू शियाओगांग ने मन ही मन आह भरी और अपने लापरवाह भाई की ओर आंखें घुमाईं। आपने अभी कुछ ही खेल जीते हैं और आपको अपने आप पर इतना गर्व है। क्या आप नहीं जानते कि आपके पास किस तरह की मार्शल आत्मा है? यह एक बेकार मार्शल आत्मा में बदल गई है और आपकी जन्मजात आत्मा शक्ति केवल स्तर 0.2 है। आप अभी भी थंडर अकादमी में अध्ययन करने के अवसर के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्होंने मन ही मन शिकायत की कि यू शियाओली बहुत लापरवाह थी और उसने एक महान अवसर बर्बाद कर दिया। यू ज़ेंटियन के चेहरे पर जो मुस्कान आने वाली थी वह एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह एक बेहद उदास भाव ने ले ली। उसने यू शियाओली को ध्यान से देखा और गहरी आवाज़ में कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या अस्वीकार कर रहे हैं? जब यू जियाओली ने यू ज़ेंटियन की बातें सुनी तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। यू ज़ेंटियन के आने वाले गुस्से की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह चरण उसकी लड़ाकू आत्मा को जागृत करने और अधिक शक्तिशाली बनने की कुंजी है और उसे इसे अकादमी में नियमित अध्ययन पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुरुआती दौर में लुओ सानपाओ की आत्मिक शक्ति की मांग एक अथाह गड्ढे की तरह थी। उन्होंने दिन रात अभ्यास किया, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति के स्तर में सुधार अभी भी धीमा था। केवल आत्मा शक्ति में तेजी से सुधार करके ही वह अपनी मार्शल आत्मा रक्तरेखा के जागरण में तेजी से प्रवेश कर सकता है और लुओ सानपाओ अधिक से अधिक मजबूत बन जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में विकसित की गई आत्मिक शक्ति केवल मात्रा में संचित नहीं होती, बल्कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन बिंदु होता है। गुणात्मक परिवर्तन बिंदु पर पहुंचने के बाद आत्मिक शक्ति में बहुत सुधार होगा। पारंपरिक ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स आत्मा की तरह ड्रैगन में जागृत होने से पहले किसी को 30 स्तर तक पहुंचना होता है। इसके अलावा लुओ सानपाओ की परिस्थितियां अधिक कठिन हैं। यह एक उच्च स्तरीय मार्शल आत्मा है जो अभी तक जागृत नहीं हुई है और इसे विशेष तरीकों से विकसित करने की आवश्यकता है। एक बार जब उसका वंश जागृत हो जाता है तो प्रारंभिक चरण में वह जितनी गहरी नींव रखेगा, बाद के चरण में उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ड्रैगन के 9 बेटे हैं, हर एक अलग है। प्रकाश के गुण वाला सुनहरा पवित्र ड्रैगन इसके रूपों में से एक है। अंधकार की शक्ति, परम बर्फ, परम आग,
परम पवन, स्थान और समय, शक्ति और तत्व, कोई भी दिशा उसे दुनिया को नष्ट करने की शक्ति देने के लिए पर्याप्त है। जिस दिन से उसकी लड़ाकू आत्मा जागृत हुई और परिवर्तित हुई, उसे एक अलग और कठिन रास्ता अपनाना तय था, और कोई भी यह सब नहीं समझ सका। यहाँ तक कि कम से कम 30,000 साल की विरासत वाला पुराना परिवार भी लुओ सांपाओ की क्षमता को नहीं पहचान सका। हर कोई सोचता है कि यह एक उत्परिवर्तित और बेकार मार्शल आत्मा है, और वे इस समय जो कहते हैं वह ये है, जब तक पर्याप्त संसाधन दिए जाते हैं, ये निश्चित रूप से भविष्य में धरती को हिला देने वाला होगा। आपको बस एक जोकर के रूप में देखा जाएगा। 27 अध्याय 27 यू ज़ेंटियन के साथ झगड़ा, दादा और पोते के बीच संघर्ष। अध्याय 27 यू ज़ेंटियन के साथ झगड़ा, दादा और पोते के बीच संघर्ष। यू ज़ेंटियन ने भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने अपने सामने यू ज़ियाओली को घूरते हुए थोड़े दबे हुए गुस्से के साथ पूछा, क्या तुम सचमुच थंडर अकादमी जाने से इनकार कर दोगे? अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो भविष्य में क्या करोगे? वह ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनका पोता इस महान अवसर का आनंद क्यों नहीं उठा पाया जो उसके सामने था। मैं संप्रदाय में बने रहना चाहता हूँ। यदि संभव हो तो मैं दूसरे गुरु के साथ मिशनों पर जाना चाहता हूँ और खुद में सुधार करना चाहता हूँ। यू शियाओली वहीं बैठी रही, अभी भी दृढ़ता से सिर हिला रही थी। ये सुनने के बाद यू ज़ेंटियन का चेहरा तुरंत बर्तन के नीचे की तरह काला हो गया। वह अपने दिल में और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण था। यू शियाओली की उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा में केवल 0.2 स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति थी। उसकी राय में इसका बिल्कुल भी कोई भविष्य नहीं था। यदि उन्होंने यह न सोचा होता कि यह उनका अपना पोता है, तो वे थंडर अकादमी में स्थान पाने की जहमत नहीं उठाते। यू ज़ियाओली को उसके हाव भाव देखकर ही पता चल गया कि यू ज़ेंटियन क्या सोच रहा था। मैं जानता हूं कि मेरी आत्मिक शक्ति कम है, इसलिए मुझे वास्तविक युद्ध में इसे शीघ्रता से सुधारने की आवश्यकता है। यू ज़ियाओली ने भौहें सिकुड़ी और बहुत गंभीरता से कहा। यू ज़ेंटियन ने यू ज़ियाओली को देखा और अपने दिल में सोचा, वास्तविक मुकाबले में सुधार, ये तो बस एक सपना है। यू शियाओली की योग्यता के साथ यदि वह मिशन को अंजाम देने के लिए बाहर जाता है तो वह अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। सुधार की बात तो दूर की बात है, आप अपना अवसर बर्बाद कर रहे हैं। यू ज़ेंटियन ने मेज पर इतनी जोर से पटका कि गाड़ी में सब कुछ हिल गया। थंडर अकेडमी कैसी जगह है? आपकी आत्मा शक्ति स्तर और मार्शल आत्मा योग्यता के साथ आप इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक मौका देता हूं और फिर भी आप मुझे ही चुनते हैं। उसके सिर की नसें उभर आई थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह मुझ पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की बौछार करता रहा। यात्रा मिशन, सिर्फ इसलिए कि आप स्तर 12 हैं। दूसरे मास्टर के मिशन पर जाना, क्या तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक है? मुझे डर है कि तुम वहां जीवित तो जाओगे, लेकिन जीवित वापस नहीं आओगे और अपने दूसरे मास्टर के काम में बाधा डालोगे। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास अच्छे युद्ध कौशल हैं, तुम आत्मा स्वामियों के खिलाफ लड़ सकते हो? तुम बहुत आत्मधर्मी हो। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, छोटी गाड़ी में गूंजने लगी, जिससे यू शियाओली और अन्य लोगों के कान दुखने लगे। ये सुनकर यू शियाओली दुखी हो गई। मैंने मन ही मन शिकायत की, बूढ़े आदमी, क्या तुम ही इतने आत्मधर्मी नहीं हो? मुझे लगता है कि मेरा मुख्य उद्देश्य समय का सदुपयोग करके अपनी आत्मिक शक्ति के स्तर को सुधारना है। उसने अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंद मुठ्ठियां अभी भी उसके भीतर के असंतोष को प्रकट कर रही थीं। वास्तव में थंडर अकादमी तियांडू साम्राज्य में सबसे अच्छी अकादमी नहीं है। वास्तविक ताकत के मामले में पहला स्थान तियांडू रॉयल अकादमी का होना चाहिए। यही कारण है कि परिवार ने बाद के दौर में यू तियानहेंग को इस अकादमी में भेजने के लिए हर संभव कोशिश की। हालांकि थंडर अकादमी अच्छी है, लेकिन यू शियाओली के लिए उसकी स्थिति में वहां जाना समय की बर्बादी होगी। यू ज़ेंटियन, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुन लिया हो और उसके चेहरे की मांसपेशियां गुस्से से थोड़ी फड़क रही थीं। आपको लगता है, तुम तो अभी छोटे हो, साधना पद्धतियों के बारे में तुम्हें क्या पता? तुम तो बस एक इच्छाधारी सोच वाले और जिद्दी हो। उसने दांत पीसते हुए दोहराया, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके दांतों के बीच से निचोड़ दिया गया हो। यू ज़ेंटियन और यू शियाओली के बीच भयंकर बहस को सुनकर यू शियाओगांग और यू शियाओजन ने चुपके से एक दूसरे को देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं, वह आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांस भी अनजाने में हल्की हो गई थी। यू शियाओजन ने अवचेतन रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली, मानो वह तनावपूर्ण माहौल से प्रभावित होने से डर रहा हो। मैं मन ही मन यू शियाओली पर आश्चर्यचकित हुआ। दूसरा भाई कितना बहादुर है और दादाजी भी कितने बहादुर हैं। जियोलाई, दादाजी सही कह रहे हैं। हमारी जन्मजात आत्मिक शक्तियों को देखते हुए थंडर अकादमी वास्तव में हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है। यू शियाओगांग ने इसके बारे में सोचा और अपना गला साफ किया। बोलते समय उन्होंने अपनी परिधीय दृष्टि से यू ज़ेंटियन के हाव भाव को ध्यान से देखा तथा इस विवाद में शांति स्थापित करने वाले की भूमिका निभाने का प्रयास किया।
ये सुनकर यू शियाओली ने अपनी आंखों में थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ अपने घटिया भाई की ओर देखा। वह यू शियाओगांग को जवाब देने में बहुत आलसी था। दादाजी, यह मत सोचिए कि थंडर अकादमी मुझे बदल सकती है। यू शियाओली ने शांति से कुछ कहा, जिसके शब्द यू ज़ेंटियन के दिल को चुभ गए। गाड़ी में शोरगुल अचानक बंद हो गया, केवल पहियों के ज़मीन पर लुढ़कने की चरमराहट की आवाज़ रह गई। यू ज़ेंटियन कार की दीवार के सहारे झुक गया, अपने हाथों को अपनी छाती पर रख लिया। यू शियाओली को देखा, उसकी भौहें कसकर चूहा अक्षर के आकार में सिकुड़ गईं और वह चुप हो गया। अब संप्रदाय के सर्वोत्तम प्रशिक्षण संसाधनों को यू शियाओजेन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आखिरकार संप्रदाय का शिक्षण स्टाफ ज्यादातर वज्र विशेषण मार्शल आत्माओं, विशेष रूप से टायरानोसोरस रेक्स मार्शल आत्मा के लिए तैयार किया गया है। संप्रदाय ने इन संसाधनों के लिए उपयुक्त लोगों को तैयार करने के लिए बहुत प्रयास किया है। यू शियाओली की उत्परिवर्तित लुओ सांपाओ मार्शल स्पिरिट के लिए संसाधनों को पुनः आवंटित करने में कितना प्रयास करना होगा। संप्रदाय विकास के दृष्टिकोण से दोनों पोतों को थंडर अकादमी में भेजना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प है। इससे न केवल संप्रदाय के पहले से ही सीमित संसाधनों पर अधिक बोझ नहीं पड़ता, बल्कि उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण भी पूरा हो जाता है और इसे एक दादा की जिम्मेदारी पूरी करने के समान माना जा सकता है। यदि शियाओली संप्रदाय में बने रहने पर जोर देता तो परिवार में उसे अपनाने का दिल कैसे होता। ये सोचते हुए यू ज़ेंटियन सीधा बैठ गया, यू शियाओली को देखा और उसके स्वर में धैर्य का एक दुर्लभ अंश था। जियोली, दादाजी यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। दादाजी, मैंने मन बना लिया है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा भी तो भी मैं कक्षाएं छोड़ दूंगा। यू शियाओली अभी भी जिद्दी लग रहा था, उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और दृढ़ स्वर में बोला। यू ज़ेंटियन के चेहरे पर धैर्य तुरंत गायब हो गया, उसकी जगह क्रोध ने ले ली। संप्रदाय के गुरु के रूप में संप्रदाय में किसी ने भी कभी उनके आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया, लेकिन अब उन्हें इस पोते के कारण शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके हिंसक स्वभाव को देखते हुए ये काफी आश्चर्यजनक था कि वह अब तक बिना भड़के खुद को रोके रखने में सक्षम था। छोटी सी जगह में गुस्सा बेतहाशा फैल गया। यू ज़ेंटियन का गुस्सा आखिरकार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। एक दहाड़ के साथ उसके शरीर के चारों ओर शक्तिशाली आत्मा का दबाव फट गया और सीधे यू शियाओली की ओर बढ़ गया। यह आत्मा का दबाव बहुत बल के साथ आया और तुरंत पूरी गाड़ी में भर गया। यू शियाओगांग और यू शियाओजेन इससे बचने में असमर्थ थे और इस बल से बुरी तरह प्रभावित भी हुए। दोनों व्यक्तियों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और उनके शरीर गाड़ी की दीवार से टकराने लगे। जब यू शियाओली ने यह देखा तो उसका दिल दहल गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत अपनी सारी आत्मा शक्ति को प्रतिरोध करने के लिए जुटा लिया। हालांकि यू ज़ेंटियन का आत्मा दबाव बहुत मजबूत था। बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ यू शियाओली को पीछे की ओर धक्का लगा, कार को तोड़ दिया और कार के बाहर धूल में गिर गया। टकराना। एक धीमी आवाज के साथ यू शियाओली जमीन पर गिर पड़ी और धूल का एक बादल उठा। इस भारी शोर से पूरा काफिला स्तब्ध रह गया और फिर उसे तत्काल रुकना पड़ा। सभी लोग घबरा गए और स्थिति का जायजा लेने के लिए कार से बाहर कूद पड़े। कुछ लोग तुरंत वहां एकत्र हो गए, उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने सतर्कता से चारों ओर देखा तो पाया कि अराजकता का स्रोत कार में बैठे दादा और पोते थे। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनकी आंखें भ्रम और चिंता से भरी थीं, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ था। यू युवानहाई भी स्थिति का जायजा लेने के लिए कार से बाहर निकले। यू शियाओली ने अपना शरीर हिलाया और धीरे से जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने मुंह का कोना पोंछने के लिए हाथ उठाया और उसकी उंगलियों पर चमकीला लाल खून फैल गया। उसने अपना सिर उठाया और गाड़ी की टूटी खिड़की से सीधे देखा। अंदर यू ज़ेंटियन से मुलाकात हुई। उसकी आंखें दृढ़ थीं, मानो वह यू ज़ेंटियन को यह घोषणा कर रहा हो कि वह इस विवाद में कभी समझौता नहीं करेगा। मेरे विचार नहीं बदलेंगे। यू शियाओली की आवाज़ जोरदार नहीं थी, लेकिन उसमें निर्विवाद दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वहीं नहीं रुके, बल्कि मुड़कर चले गए। यू युवानहाई एक तरफ खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं जम गया हो। उसने यू शियाओली की पीछे हत्ती पीठ को देखा, फिर यू ज़ेंटियन को देखा जो कार में गुस्से में था, और एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। यू ज़ेंटियन की छाती जोर से धड़कने लगी और उसके माथे पर नसें उभर आईं। यू युवानहाई को वहां हतप्रभ खड़े देखकर वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो और उसका पीछा करो, नहीं तो तुम बाहर ही मर जाओगे। दहाड़ हवा में गूंज उठी, जिससे आसपास के घोड़े इतने डर गए कि वे बेचैनी से अपने खुरों को हिलाने लगे। साथ में मौजूद पहरेदार इतने डर गए कि उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 28 अध्याय 28 सूर्यास्त 1 दूसरे चाचा यू लुओमियान। अध्याय 28 सूर्यास्त 1 दूसरे चाचा यू लुओमियान। यू शियाओली अकेले काफिले से निकलकर संप्रदाय की ओर भागा। इस समय वह दुख से भर गया था। यू ज़ेंटियन के साथ झगड़े के बाद वह अब काफिले में नहीं रह सकता था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो।
एक अज्ञात दूरी तक भागने के बाद यू शियाओली को अचानक अपने पीछे एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर उसने देखा कि ये दूसरा मास्टर यू युवानहाई था। यू युवानहाई की सांस स्थिर थी और वह आसानी से उसका पीछा कर रहा था। जियो लिए, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? यू युवानहाई ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपनी आंखों में चिंता के साथ यू शियाओली को देखा। दूसरे मास्टर, मैं ठीक हूँ। यू जियाओली ने अपना सिर हिलाया। यू युवानहाई ने राहत की सांस ली, अपना हाथ उठाया और धीरे से यू शियाओली के कंधे को थपथपाते हुए असहाय भाव से कहा, तुम बहुत जिद्दी हो बच्चे। तुम्हारे दादाजी यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। थंडर अकादमी जाने में क्या बुराई है? क्या तुम्हारा सबसे बड़ा भाई भी वहां नहीं गया था? दूसरे गुरु, मेरी अपनी योजनाएं हैं। संप्रदाय में मैं अपनी साधना के मार्ग की बेहतर योजना बना सकता हूँ। यू शियाओली ने अपने होठों को दबाया और संप्रदाय की दिशा में देखा। दादाजी भी तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वे बस सख्त रुख अपनाते हैं। थंडर अकादमी संसाधनों से समृद्ध है और तुम्हें एक बेहतर मंच प्रदान कर सकती है। यू युवानहाई ने यू शियाओली की जिद्दी नज़र को देखा और आह भरी। यू जियाओली ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से कहा, दूसरे मास्टर, मैं जानता हूं कि वह ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन हर किसी की साधना पद्धति अलग अलग होती है। यू जियाओली ने यू युवानहाई को देखा और फिर एक सवाल पूछा, दूसरे मास्टर, आपके अनुसार आत्मा मास्टर्स के लिए अपनी आत्मा शक्ति के स्तर को सुधारने की विधि क्या है? ये सुनकर यू युवानहाई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह धैर्यपूर्वक बोला, आत्मा गुरु को बेहतर बनाने के लिए एक चीज़ है एक अनुकरणीय वातावरण ढूंढना। केवल एक ऐसे स्थान पर जो किसी की अपनी मार्शल आत्मा के गुणों से मेल खाता हो। एक आत्मा गुरु स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक कुशलता से अवशोषित कर सकता है और साधना में आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकता है। दूसरा सबसे बुनियादी ध्यान है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। मौन में आप स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को समझ सकते हैं और खुद को पोषित कर सकते हैं। यहाँ वास्तविक युद्ध भी है, जहाँ आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह बोला, यू युवानहाई की आवाज़ धीमी होती गई, मानो किसी ने अचानक उसका गला घोंट दिया हो। उसकी आंखों में एहसास की एक झलक उभरी और अनायास ही उसके मन में थंडर अकेडमी के विद्यार्थियों से भरे क्लासरूम उभर आए। एक कक्षा में इतने सारे विद्यार्थी होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की प्रतिभा और मार्शल स्पिरिट अलग अलग होती है। ऐसे में एक शिक्षक के पास इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है कि वह इस बात का ध्यान रख सके कि एक उत्परिवर्तित मार्शल स्पिरिट वाले बच्चे को किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए? ये सोचते हुए यू युवानहाई को अंततः समझ में आ गया कि यू शियाओली ने क्यों जोर दिया था। जियो लिए, आपको लगता है कि अकादमी में कोई भी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार नहीं पढ़ा सकता, जिससे आपकी साधना में देरी हुई है? यू जियाओली ने हल्का सा सिर हिलाया। यू युवानहाई के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। वह जानता था कि शियाओली संप्रदाय में बने रहना चाहता था और उसके साथ अभ्यास करना चाहता था, लेकिन यदि तुम संप्रदाय में वापस लौट भी आओ और मेरा अनुसरण करो, तो भी मैं प्रतिदिन अभ्यास के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। संप्रदाय गुरु ने निर्देश दिया है। इस समय अनजाने में ही उसकी आवाज़ धीमी हो गई और उसकी आंखों में लाचारी की झलक दिखाई दी। जब यू शियाओली ने यह सुना तो उसका दिल धड़क उठा। हालांकि यू युवानहाई ने बोलना समाप्त नहीं किया था, लेकिन उसने अनुमान लगा लिया था कि यू ज़ेंटियन ने क्या कहा था। ये प्रतिभाशाली यू शियाओजेन के साथ प्रशिक्षण के लिए हर दिन समय निकालने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आखिरकार यू शियाओजेन संप्रदाय का प्रमुख प्रशिक्षण लक्ष्य है और सभी की उच्च उम्मीदें हैं। ये सोचते हुए यू शियाओली की आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन उसका दिल उथल पुथल हो गया। मैंने सोचा था कि संप्रदाय में वापस लौटने और दूसरे गुरु का अनुसरण करने से मुझे विकास के अधिक अवसर मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह रास्ता भी कांटों से भरा है। एक क्षण के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। काफी देर बाद यू युवानहाई ने एक कठिन निर्णय लिया और कहा, जाओ अपने दूसरे चाचा को ढूंढो। ये सुनकर यू शियाओली ने अचानक अपना सिर उठाया। दूसरे गुरु द्वारा उल्लिखित दूसरे चाचा यू लुओमियान यू शियाओली के लिए एक अत्यंत अपरिचित अस्तित्व है। संप्रदाय में वह केवल अपनी दूसरी चाची से ही मिला था। उसके दूसरे चाचा पूरे साल संप्रदाय में नहीं थे और यू शियाओली ने उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं की थी। इस समय दूर सूर्यास्त वन के आसपास एक छोटे से शहर में नीले रंग का लबादा पहने यू लुओमियान व्यवस्थित ढंग से काम में व्यस्त थे। छोटे शहर में आने जाने वाले अधिकांश लोग आत्मा स्वामी और उनके सहायक होते हैं, जो आत्मा जानवर से संबंधित मामलों में व्यस्त रहते हैं। यू लुओमियान जंगल में एक अभियान से अभी लौटा था, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वह एक विशाल कमरे में पहुंचे जो आत्मा पशु अनुसंधान से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, नमूनों और उपकरणों से भरा हुआ था। हाल ही में सनसेट फॉरेस्ट के पूर्वी क्षेत्र में कई 100 साल पुराने आत्मा जानवर सक्रिय हुए हैं, जो आसपास के गांवों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एक सहायक ने उत्सुकता से कहा,
यू लुओमियान ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी नज़र दीवार पर लगे विशाल जंगल के नक्शे पर पड़ी, और एक पल सोचने के बाद उसने व्यवस्था कर ली। पूर्वी क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और आत्मा जानवरों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखें। किसी भी असामान्यता की तुरंत रिपोर्ट करें। कामकाज निपटाने के बाद यू लुओमियान मुड़ा और प्रशिक्षण फार्म की ओर चल दिया। खेत के अंदर कई पालतू आत्मा जानवर अपने अपने क्षेत्रों में चुपचाप रह रहे थे। उन्होंने उनकी स्थितियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और समय समय पर डेटा रिकॉर्ड किया। इस छोटे से शहर में हर काम आसपास के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा होता है और साथ ही तियांडर शाही परिवार का भरोसा भी उस पर टिका होता है। द्वितीय गुरु चूंकि आपने कहा कि द्वितीय चाचा हमारे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे और पूरे वर्ष तियांडर शाही परिवार की सेना के साथ सनसेट फॉरेस्ट की सीमा पर तैनात रहते थे, तो जब हम आत्मा के छल्ले की तलाश में गए तो हमने सीधे द्वितीय चाचा से जानकारी क्यों नहीं मांगी, बल्कि इसके बजाय अपनी किस्मत आजमाने के लिए जंगल में चले गए। अपने दूसरे चाचा की जिम्मेदारियों के बारे में सुनने के बाद यू शियाओली संदेह से भर गया और बोलने से खुद को रोक नहीं सका। उनके अनुसार उनके दूसरे चाचा को आत्मा जानवरों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी है। अगर वह इसे प्राप्त कर सकते हैं तो आत्मा के छल्ले का शिकार करना आधे प्रयास में दोगुना आसान हो जाएगा। जब यू युवानहाई ने यह सवाल सुना तो वह असहाय होकर आहें भरने लगा और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के निशान उभर आए। जब तक महान सम्राट सहमत न हो, इसकी अनुमति नहीं है। अन्यथा ये संप्रदाय को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने जैसा होगा। हमारे संप्रदाय और शाही परिवार के बीच संबंध तेजी से सामान्य हो गए हैं। संप्रदाय और राजपरिवार के बीच संबंध नाजुक हैं और किसी भी लापरवाही से विश्वास का संकट और अधिक बढ़ सकता है। इसके अलावा आत्मा जानवरों की निगरानी मुख्य रूप से शाही आत्मा स्वामियों की सेवा के लिए है। जब सेना में आत्मा स्वामियों को आत्मा के छल्ले को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है तो वे शिकार में सहायता के लिए उन्हें ढूंढ लेंगे। यू युवानहाई ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आखिरकार साम्राज्य ऐसे आत्मा पशु वन की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसमें मौजूद संसाधनों का उपयोग साम्राज्य की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और यू शियाओली की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह इसमें शामिल हितों को समझ सकेगा। यू जियाओली ने यू युवानहाई की बातें सुनी और सिर हिलाया। जब दोनों ने अपनी चर्चा समाप्त कर ली तो वे एक साथ सूर्यास्त वन की ओर चल पड़े। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद यू शियाओली और यू युवानहाई अंततः सनसेट फॉरेस्ट की सीमा पर पहुंचे। दूर से देखने पर एक व्यवस्थित शिविर दिखाई देता है। शिविर के चारों ओर मजबूत बाड़ लगी हुई थी, जिस पर विभिन्न चेतावनी संकेत लगे हुए थे, जो सभी को जंगल में छिपे खतरों की याद दिला रहे थे। शिविर के मध्य में एक विशाल अलाव गड्ढा है, जिसमें अब धधकती आग जल रही है, जिससे इस उजाड़ सीमा पर गर्माहट का एहसास हो रहा है। वहां आसपास पेड़ों के तने से बनी कुछ मेजें और कुर्सियां थीं, जिन पर विभिन्न नक्शे, दस्तावेज और शिकार के उपकरण रखे हुए थे। कुछ ही दूरी पर सैनिक दैनिक प्रशिक्षण कर रहे थे, एक के बाद एक मार काट के नारे लग रहे थे। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी आकृतियां विशेष रूप से दृढ़ दिखाई दे रही थीं। जैसे ही दोनों व्यक्ति शिविर में दाखिल हुए, भले थामे दो सैनिक तेजी से आगे बढ़े और उन्हें सतर्कता से देखने लगे। यू युवानहाई ने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी पहचान बताई और अपना उद्देश्य बताया। ये सुनकर सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मास्टर यू के पास ले चलूंगा। इसके बाद सैनिकों के मार्गदर्शन में यू शियाओली और यू युवानहाई भीड़ भरे शिविर से होते हुए सबसे बड़े तंबू की ओर बढ़े। रास्ते में लोग हमें उत्सुकता भरी निगाहों से देखते रहे। तंबू में माहौल कुछ निराशाजनक था। यू लुओमियान मुख्य सीट पर बैठा यू शियाओली और यू युवानहाई को ठंडे भाव से देख रहा था। यू युवानहाई द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में दी गई व्याख्या को सुनने के बाद वह भौंचक्का रह गया और उसकी आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी। उनके विचार में इस समय यू शियाओली को यहाँ भेजने वाला संप्रदाय स्पष्ट रूप से उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। वह हर दिन शाही कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास बच्चे की देखभाल करने की बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। यह कोई आश्रय स्थल नहीं है। मेरे पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं है, यू लुओमियान ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी अस्वीकृति को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके बैठ गया और दूर की ओर देखने लगा। ये देखकर यू युवानहाई यू लुओमियान के कान के पास झुकी और फुसफुसाई, जियोली में एक उत्परिवर्ती आत्मा है। संप्रदाय मास्टर ने उसे थंडर अकादमी जाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा शब्द सुनकर यू लुओमियान का शरीर थोड़ा अकड़ गया, मानो किसी चीज ने उसके दिल की गहराई में चोट पहुंचा दी हो। यू लुओमियान ने अपनी आंखें उठाईं और यू शियाओली को देखा। उसकी निगाहें जटिल हो गईं। चाचा, चिंता मत करो, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं बस एक ऐसी जगह ढूंढना चाहती हूँ जहां मैं खुद को बेहतर बना सकूं। यू जियाओली ने दृढ़ निगाह से यू लुओमियान को देखा। यू लुओमियान ने यू शियाओली को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना पूर्व रूप देख लिया हो।
पारिवारिक पक्षपात के कारण सबसे बड़े भाई यू युवानजेन पर अधिक ध्यान दिया गया। जाहिर है उसके पास ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स आत्मा भी है, लेकिन क्योंकि उसका बड़ा भाई उससे पहले जाग गया था और उसने पहले ही आत्मा शक्ति जमा कर ली थी, इसलिए संप्रदाय ने उस पर कम ध्यान दिया। यही कारण है कि वह गुस्से में चला गया और शायद ही कभी संप्रदाय में वापस लौटा। भूल जाओ, जब तुम यहाँ हो तो अभी यहीं रहो। ये सुनकर यू शियाओली ने अपनी आंखों में थोड़ी अधिक कृतज्ञता के साथ यू लुओमियान को देखा। यू लुओमियान ने चेहरे पर मुस्कान के बिना यू शियाओली को देखा और ठंडे स्वर में बोली, यहाँ आपको केवल तभी भुगतान मिलेगा जब आप काम करेंगे और उसके बाद ही आपको खाने को भोजन मिलेगा। इसके अलावा मेरे पास इसकी परवाह करने का समय नहीं है कि आप जीवित रहें या मर जाएं। उसकी नज़रें यू शियाओली पर टिकी थीं, मानो वह उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव देखना चाहता हो। उनकी राय में बच्चे के लिए पहले से ही सख्त नियम निर्धारित करके ही वह निर्भरता से बच सकता है। ये सुनने के बाद यू शियाओली डर नहीं गया, बल्कि उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। कोई बात नहीं, उसने जोर से सिर हिलाया। उसके लिए जीवन और मृत्यु से जुड़ी वास्तविक लड़ाई वास्तव में सुधार का वह अवसर है जिसका उसने हमेशा सपना देखा है। खतरे से हर मुकाबला उसके लिए खुद को तोड़ने और अपनी लड़ाकू क्षमता और आत्माशक्ति को तेजी से सुधारने का अवसर बन सकता है। यू युवानहाई किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। वह आगे बढ़ा, यू शियाओली के कंधे को धीरे से थपथपाया और गंभीरता से बोला, जियोली, यहाँ हर चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि तुम्हारे दूसरे चाचा सख्त दिखते हैं, लेकिन वे एक योग्य व्यक्ति हैं। तुम्हें उनसे अच्छी सीख लेनी चाहिए। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। उसे चिंता थी कि यू शियाओली को तकलीफ होगी, लेकिन उसे ये भी उम्मीद थी कि वह यहाँ कुछ हासिल कर सकेगा। यदि तुम सचमुच यहाँ और अधिक समय तक नहीं रह सकते तो संप्रदाय में वापस लौट जाओ। दूसरे दादाजी कभी भी संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करेंगे। यू शियाओली ने यू युवानहाई को देखा और उसके दिल में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस हुआ। दूसरे दादाजी, आप चिंता न करें, मैं अपना अच्छा ख्याल रखूंगी। यू युवानहाई ने पीछे मुड़कर जाने से पहले कुछ और निर्देश दिए। यू शियाओली ने उसकी पीछे हत्ती पीठ को देखा और चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इसी समय एक टीम जो किसी मिशन पर गई थी वापस आए और सभी थके हुए लग रहे थे। टीम के कई सदस्य खून से लथपथ थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके कपड़ों के कोनों से खून जमीन पर टपक रहा था। जैसे ही वे शिविर में दाखिल हुए उन्होंने देखा कि यू जियाओली यू लुओमियान के बगल में खड़ी है और उनकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। उनमें से एक ने अपने चेहरे पर खून और पसीने के धब्बे पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और यू लुओमियान के पास से गुजरते हुए पूछा, ये कौन है? उनकी आवाज़ भारी थी, जिससे मिशन के बाद की थकान पता चल रही थी। यू लुओमियान ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और यू शियाओली की ओर देखा। वह यू शियाओली मुसीबत ढूंढने के लिए यहाँ आया था। यू लुओमियान का लहजा सहज था, मानो वह किसी तुच्छ विषय पर बात कर रहा हो। 29 अध्याय 29 वन सीमांत पर जीवन। अध्याय 29 वन सीमांत पर जीवन। यू लुओमियान उस आदमी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे, जाहिर है कि उन्हें कुछ चर्चा करनी थी। उसने जल्दी से यू शियाओली की ओर देखा, फिर अपने अधीनस्थ लुओ यंग की ओर हाथ हिलाया और कुछ सरल निर्देश देने के बाद वह उस आदमी के साथ अपनी चर्चा में वापस आ गया। मास्टर यू, कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको टीम के माहौल से परिचित कराने के लिए ले चलूंगा। लुओ यंग ने यू शियाओली को आदरपूर्वक थोड़ा सिर हिलाया। मुझे बस जियाओली कहो। यू शियाओली ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और लुओ यंग के नक्शे कदम पर चल पड़ी। रास्ते में यू शियाओली अगोचर रूप से चारों ओर देख रही थी, किसी भी विवरण को अनदेखा नहीं कर रही थी। आखिरकार ये पहली बार था जब वह संप्रदाय के संरक्षण से दूर एक अजनबी जगह पर रह रहा था, अपने दूसरे चाचा यू लुओमियान के संरक्षण के साथ। जियोली को नहीं लगा कि यह बहुत विश्वसनीय था। इस टीम का बॉस कौन है? यू जियाओली अचानक संक्षिप्त आवाज में बोली। लुओ यंग रुक गई, जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यू शियाओली इतना सीधे तौर पर पूछेगी। मास्टर यू यहाँ सबसे बड़े नहीं हैं। ये स्थान कई क्षेत्रों में विभाजित है और आपके दूसरे चाचा एक शाखा के प्रभारी हैं। हमारे ऊपर भी एक प्रबंधक है, हम सभी उसे सांप राजा कहते हैं। वह 62 स्तर का आत्मा सम्राट है। वह यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। धीमी आवाज में अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा। यू शियाओली ने जब ये सुना तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। निश्चित रूप से मैंने सोचा था कि मेरे दूसरे चाचा पहले से ही एक क्षेत्र के नेता हैं, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि उनके ऊपर भी कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उसने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखों में सतर्कता की झलक दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा और उसने बस हल्का सा हम कहकर जवाब दिया। वह लुओ यंग का पीछा करता रहा और साथ ही गुप्त रूप से अपने आसपास के लोगों के लुओ यंग के प्रति रवैये पर भी ध्यान देता रहा तथा इन सूक्ष्म विवरणों से इस जटिल टीम की अंदरूनी कहानी के बारे में अधिक समझने की कोशिश करता रहा। दोनों गोदाम के सामने चले गए।
यू शियाओली ने आधे खुले दरवाजे से देखा और अंदर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पहाड़ों और उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा जानवरों की लाशों ने तुरंत आकर्षित किया। गोदाम एक अजीब गंध से भरा हुआ था, जड़ी बूटियों की खुशबू और आत्मा जानवरों की अनोखी मछली जैसी गंध का मिश्रण। लू यंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ परिचय दिया। ये वे चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना इकट्ठा करते हैं। कभी कभी शाही परिवार अचानक कोई आदेश जारी कर देता है और उसे कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तत्काल आवश्यकता होती है, इसलिए हम पहले से ही इनका स्टॉक कर लेते हैं। आत्मा स्वामियों द्वारा उनकी आत्मा के छल्लों को अवशोषित कर लेने के बाद आत्मा जानवरों की लाशों को हमारे खाने के लिए वापस ले जाया जाता है। बेशक आप इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आत्मा जानवर के मांस का भी उपयोग कर सकते हैं, वैसे भी कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा। यू शियाओली ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, उनकी आंखों में एक हल्की सी आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही अपने शांत भाव पर लौट आए। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये टीम जंगल के किनारे पर तैनात है, जो सम्राट से बहुत दूर है। उनका दैनिक कार्य केवल जंगल में संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि शाही परिवार और रईसों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसलिए भले ही टीम ने इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आत्मा जानवरों का गबन किया हो, लेकिन ये सिर्फ उनका एक टुकड़ा था जिसे उन्होंने लिया था। यू शियाओली ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। दोनों चलते रहे और एक डेटा रूम के पास से गुजरे। गेट को देखने पर ऐसा लगता है कि यह न केवल जीर्ण शीर्ण है, बल्कि धूल से भी ढका हुआ है और ऐसा लगता है कि इसे काफ़ी समय से छोड़ दिया गया है। वह आगे बढ़ा और आधे खुले दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिससे स्क्रॉल और पुस्तकों से भरी अलमारियों की कतारें दिखाई दीं। इसमें सनसेट फॉरेस्ट के बारे में सारी जानकारी है। सभी जड़ी बूटियों और आत्मिक जानवरों के रिकॉर्ड यहाँ हैं। जब हमारे पूर्वज यहाँ आए थे तो वे इन्हें यहीं छोड़ गए थे। हालांकि ये काफ़ी समय से वीरान पड़ा है। लू यंग ने अपना हाथ उठाया और किताबों की शेल्फ की ओर इशारा करते हुए कहा। यू शियाओली ने रुककर सीधे डेटा रूम में देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अदम्य गर्मी चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। उसने अवचेतन रूप से अपने होठों को चाटा और इस सूक्ष्म हरकत से उसकी आंतरिक उत्तेजना प्रकट हुई। उन्हें यह अंदेशा था कि ये सामग्रियां, विशेषकर जादुई जड़ी बूटियों के बारे में अभिलेख, उनके भविष्य में सफलता की कुंजी साबित हो सकती हैं। शिविर दल के लिए किसी के पास यहाँ सामग्री को देखने का अवकाश नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ये स्थान अब धूल से ढका नहीं होगा। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और डेटा रूम में चले गए। इसके बाद लुओ यंग ने समय समय पर प्रत्येक स्थान के कार्यों और कार्मिक वितरण का परिचय दिया। वह और यू शियाओली चल रहे थे, तभी एक लंबा और तगड़ा आदमी उनकी तरफ आया। उसके आसपास के लोग उसके लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गए। उसका आभामंडल बहुत मजबूत था। ये लॉर्ड स्टीवर्ड, सांप राजा है। ये देखकर लुओ यंग ने जल्दी से यू शियाओली से फुसफुसाकर कहा, नमस्कार लॉर्ड स्टीवर्ड। फिर वह आगे बढ़ा और सांप राजा को सलाम किया। सांप राजा ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी नज़र यू शियाओली पर पड़ी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लुओ यंग ने जल्दी से उसे सांप राजा से मिलवाया। ये लॉर्ड यू का भतीजा यू शियाओली है। लॉर्ड यू ने कहा कि उसे कुछ समय के लिए यहाँ रुकना चाहिए। ये सुनकर सरप्राज ने चिढ़ाने वाली मुस्कान बिखेरी और कहा, यू लूमियन के भतीजे, क्या आप ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार से हैं? युवा मास्टर, आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप मृत्यु की तलाश में मेरे पास आए। उसने अपनी छाती पर हाथ रखे और अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में जांच और मनोरंजन का भाव था। उसकी राय में यू शियाओली जैसा युवक शायद यहाँ की कठिनाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और यहाँ केवल सनक में आया था। जब यू शियाओली ने यह सुना तो उसकी आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। उसने बिना किसी डर के सांप राजा की आंखों में देखा। मैं यहाँ मौत की तलाश में नहीं आया हूँ, बल्कि उसे सच करने आया हूँ। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। जब उसने ये कहा तो उसके शरीर से एक भयंकर आभा निकली। ये सुनकर सर्प राजा थोड़ा चौंक गया और उसके चिढ़ाने वाला भाव तुरंत गायब हो गया तथा उसकी जगह प्रशंसा की झलक आ गई। वह मन ही मन इस बात पर आश्चर्यचकित था कि यह लड़का अहंकार और कठोरता से बोलता है तथा उसमें बहुत अधिक उत्साह है, जबकि शाही अभिजात वर्ग के उन लाड़ प्यार से पाले गए युवा स्वामियों में ऐसा नहीं था। दिलचस्प, काफ़ी पागलपन भरा, मुझे ये पसंद है। वह अपने दिल में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके चेहरे पर एक प्रशंसा भरी मुस्कान आ गई और उसने अपना हाथ उठाया और यू शियाओली की ओर इशारा किया। सांप राजा के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी। वह आगे बढ़ा और यू शियाओली के कंधे पर थपथपाया, अपने हाथ से थोड़ा बल लगाया, मानो उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रहा हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कोई भी आपकी पहचान की परवाह नहीं करता, अकेले ये कि आप कितने साल के हैं। यदि आप धमकाए जाने के लायक हैं तो आपको धमकाया जाएगा। कुछ अनुभवी लोग नए रंगरूटों को धमकाना पसंद करते हैं, खासकर तुम्हारे जैसे नाजुक छोटे बच्चे के लिए। मुझे डर है कि यहाँ कोई हड्डियाँ नहीं बचेंगी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक जांच करने वाली नज़र थी।
मानो ये सुनने के बाद यू शियाओली के हाव भाव को देख रहा हो। उसके दिल में यू शियाओली एक ग्रीनहाउस में एक फूल है जिसके पास बाहरी दुनिया के कठोर वातावरण का सामना करने का साहस और लचीलापन नहीं है। इस तरह की अग्रिम सूचना एक तरह की चेतावनी है और नए लोगों के लिए एक परीक्षा है। ये सुनने के बाद यू शियाओली ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया जिससे एक हल्की सी हंसी प्रकट हुई। बस वही जो मैं चाहता हूँ। वह निरंतर तीक्ष्णता और वास्तविक युद्ध चाहता है। तो आपके दूसरे चाचा की तरह आपके अंदर भी ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स आत्मा है? सर्प राजा ने सहजता से पूछा। नहीं, मेरे अंदर एक उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा है और अब मैं स्तर 12 का आत्मा मास्टर हूँ। ये सुनकर सर्प राजा के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने यू शियाओली की ओर फिर से देखा ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह गलत नहीं था। उसके सामने खड़ा बच्चा कम से कम 12 या 13 साल का था। शीर्ष 3 कुलों में से एक के वंशज के रूप में उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह अब केवल 12वें स्तर पर था। या तो ये बच्चा आलसी है या फिर उसकी मार्शल आर्ट की योग्यता बहुत कम है। चाहे कोई भी हो, उनके विचार में यू शियाओली का भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अभी तक मैं सोच रहा था कि यह बच्चा बहुत योग्य और घमंडी है, लेकिन पता चला कि वह ऐसा ही है। यू शियाओली ने सांप राजा के हाव भाव में आए सारे परिवर्तन देख लिए और उसकी आंखें एक पल में ठंडी हो गईं। उसके मुंह के कोने हल्के से हिले जिससे एक अस्पष्ट उदासीन रवैया प्रकट हुआ। जब वह संप्रदाय में था तो उसने इस तरह की अभिव्यक्ति कई बार देखी थी, इसलिए जब उसे सर्प राजा के तिरस्कार का सामना करना पड़ा तो वह जल्दी से शांत हो गया। फिर से वही नज़र। ऐसा लगता है कि मैं जहां भी जाऊंगा लोग मुझे नीची नज़र से देखेंगे। यू शियाओली ने अपने दिल में खर्राटे लिए। 30 अध्याय 30 भक्षण अवशोषण गुण के विकास का पूर्वाभास। अध्याय 30 भक्षण और अवशोषण गुण विकास की प्रस्तावना। एक साधारण सुबह की रोशनी यू शियाओली के चेहरे पर पड़ी और वह तंबू में जाग गया। वह खड़ा हुआ और बिना किसी देरी के जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। यहाँ आने के बाद से वह इस नियमित जीवन के आदी हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके दूसरे चाचा यू लुओमियान उसे पूरी तरह से भूल चुके थे और उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। जियाओली को तो यहाँ तक शक हो गया कि क्या उसके दूसरे चाचा उसे भूल गए हैं। जवाब में यू शियाओली ने बस थोड़ा सा कंधे उचका दिए, पूरी तरह से उदासीन दिख रही थी। कपड़े पहनने के बाद यू जियाओली तंबू से बाहर चली गई। वह नीचे झुका और कुशलतापूर्वक सैकड़ों पाउंड वजनी भार असर करने वाले उपकरण को एक ही सहज गति से अपने शरीर पर बांध दिया। उसकी आंखें शांत और दृढ़ थीं। मैंने अपनी दैनिक सुबह की दौड़ स्थिर और शक्तिशाली कदमों और अपनी बाहों को लयबद्ध ढंग से हिलाते हुए शुरू की। पसीने से उसके कपड़े भीग गए, लेकिन उसने अपनी गति कम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। रास्ते में उन्हें कई सुबह जल्दी उठने वाले लोग मिले जो उन्हें आश्चर्य और प्रशंसा से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपनी सांसों और कदमों पर ध्यान केंद्रित किया। सुबह की दौड़ के बाद यू शियाओली तंबू के सामने खुली जगह पर लौट आए और 5000 की दैनिक प्रशिक्षण मात्रा के साथ पुशअप करना शुरू कर दिया। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं, नसें थोड़ी उभरी हुई थीं और जब भी वह अपनी भुजाएं फैलाता था तो उसकी सांसें तेज चलती थीं। पुशअप्स करने के बाद यू शियाओली वहीं बैठ गया, अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और ध्यान की अवस्था में चला गया। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, अपने हाथों को स्वाभाविक रूप से घुटनों पर रख लिया और उसका आभामंडल धीरे धीरे शांत हो गया। आत्मा की शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। वह उसमें डूब गया और हर शक्ति को महसूस करने और नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। हर दिन ऐसा ही होता है। दोपहर में यू शियाओली सूचना कक्ष में जाता था। हर बार जब वह इस जगह पर आता था तो उसकी भौहें चीनी अक्षर चूहा के आकार में मुड़ जाती थीं। उसकी नज़र अस्त व्यस्त किताबों के ढेर पर पड़ी, उसकी आंखों में असंतोष की झलक दिखी और वह धीरे से खर्राटे लेने लगा। वह किताबों की अलमारी की ओर बढ़ा, हाथ बढ़ाकर पीली पड़ चुकी किताबों को लापरवाही से उठा लिया और कागजों के बीच घर्षण से सरसराहट की आवाज आई। यू शियाओली जंगल के बीच में बर्फ और आग की यिन यांग आंखों के बारे में सोच रहा था, साथ ही उसके आसपास की जादुई जड़ी बूटियां भी। वे उसकी मार्शल आत्मा के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण अवसर थे। यद्यपि वह मूल रूप से उन अमर जड़ी बूटियों के बारे में जानता था जिनका उपयोग तांग सान ने मूल कार्य में किया था, लेकिन जब उसने दवा लेने के बारे में सोचा तो उसने अनजाने में अपने पिछले दांत काट लिए। दवा लेते समय आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए। हर बार जब यू शियाओली कोई किताब उठाता तो वह उसे जल्दी जल्दी पलटता, उसकी भौहें कभी ढीली पड़ जाती तो कभी सिकुड़ जाती। जब आपके सामने कोई महत्वहीन विषय वस्तु आए तो बस अपनी उंगली घुमाएं, कागज सरसराने लगेगा और आप सीधे पृष्ठ पलट सकते हैं। जब उसने जादुई घास के बारे में प्रासंगिक सामग्री देखी तो उसकी आंखें तुरंत केंद्रित हो गईं, उसके होंठ थोड़े सिकुड़ गए और उसने बहुत गंभीरता से उसका अध्ययन किया। दुर्भाग्य से हाथ में रखी किताबों के ढेर को देखने के बाद केंद्रीय क्षेत्र में जादुई जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिली।
वह खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक सका और किताब को वापस बुक शेल्फ पर रख दिया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि टीम का मिशन शाही परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना था। सनसेट फॉरेस्ट में बार बार प्रवेश करना और बाहर निकलना स्वाभाविक रूप से उनके जीवन को जोखिम में डालना था, जिसका मतलब था कि वे अन्वेषण में बहुत सक्रिय नहीं होंगे। इसके अलावा जंगल के केंद्र में क्षेत्र जहरीली बाधाओं से भरा था। वे बस वहां काम कर रहे थे, इसलिए वे अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालेंगे। ये सोचते हुए यू शियाओली ने अपनी आंतरिक बेचैनी को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और मन ही मन सोचने लगा कि भविष्य में जब सही अवसर मिलेगा तो वह अज्ञातताओं से भरे मध्य क्षेत्र का अन्वेषण करेगा। शिविर के प्रशिक्षण मैदान पर सूरज चमक रहा है। इस शिविर में कई आत्मा स्वामी हैं जो यू शियाओली से बहुत परिचित हैं। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शियाओली युवा था और उसे धमकाना आसान था, इसलिए वे अक्सर उसे चुनौती देते थे और उसे प्रताड़ित करने में आनंद लेते थे। लेकिन समय के साथ वे धीरे धीरे यू शियाओली के मजबूत चरित्र की सराहना करने लगे और उनके साथ उनका रिश्ता और भी घनिष्ठ हो गया। उनमें से वनस्पति विज्ञान महाविद्यालय के एक उत्कृष्ट स्नातक जूसी ने जियाओली का सबसे अधिक ख्याल रखा। इस समय उसने अपने हाथों को इत्मीनान से अपने सिर के पीछे टिकाया और तेजी से यू शियाओली की ओर चला जो जमीन पर आराम कर रही थी। उसके सुस्पष्ट चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसकी संकीर्ण आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, जिससे थोड़ी चंचलता और सहजता प्रकट हो रही थी। जियोलाई, क्या तुम आज फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ मूव्स खेल सकती हो? जूसी के मुंह के कोने सिकुड़ गए और उसकी आवाज़ में आलस्य की झलक थी। यू शियाओली ने अपना सिर उठाया और जूसी की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखी। बिना कोई अतिरिक्त शब्द कहे उसने केवल जोर से सिर हिलाया और तुरंत खड़ा हो गया। जूसी एक वनस्पति प्रकार की मार्शल आत्मा है, प्रकाश का पवित्र कमल, 53 स्तर की आत्मा शक्ति वाला एक आत्मा राजा है। यू शियाओली अपने और जूसी के बीच के विशाल अंतर से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन वह चुनौतियों से कभी नहीं डरता। उसने मोर्चा संभाला, उसके पैर जमीन में ठोंकी हुई कीलों की तरह थे। उसने अचानक बल लगाया और एक तीर की तरह जूसी की ओर झपटा। यू शियाओली ने अपने शरीर को लचीले ढंग से मोड़ दिया, उसकी मुट्ठियों से हवा की आवाज़ निकली और उसका भयंकर युद्ध कौशल सीधे जूसी के चेहरे पर जा लगा। मुट्ठियों से हवा सीटी बजा रही थी और हवा में हूश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जूसी के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया, उसकी आत्मा की शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई। उसके शरीर की चपलता तेजी से बढ़ गई और वह यू शियाओली के हमले से बचने के लिए धीरे से एक तरफ हट गया। स्तर 53 आत्मा शक्ति के आशीर्वाद के साथ यू शियाओली के हमले उसकी नज़र में बच्चों की चाल के अलावा कुछ नहीं थे। ये देखकर यू शियाओली का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। लुओ सानपाओ, आओ! मुंह में चिल्लाना। मोटा ताज़ा लुओ सानपाओ उसके पास आ खड़ा हुआ, दोनों तरफ से हमला करने के लिए तैयार। ये देखकर जूसी ने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाई और पवित्र कमल की रोशनी मार्शल आत्मा तुरंत खिल गई। सुनहरा प्रकाश चकाचौंध था और समृद्ध आत्मा शक्ति उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गया। पवित्र कमल चमक हड़ताल। जूसी की धीमी चीख के बाद शक्तिशाली प्रकाश शक्ति वाली एक शंक्वाकार प्रकाश किरण अत्यंत तेज गति से यू शियाओली की ओर बढ़ी। भक्षण की सांस। यू शियाओली ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पहला आत्मा कौशल सक्रिय किया। लुओ सानपाओ की भक्षण शक्ति बाहर निकल आई, जिसने तुरंत उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया, जो पवित्र कमल के चमकते प्रहार की आत्मिक शक्ति को लगातार विघटित और अवशोषित कर रहा था। बूम! जोरदार धमाके के साथ शक्तिशाली प्रभाव के कारण आसपास की हवा में कंपन होने लगा तथा धूल उड़ने लगी। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है और यू शियाओली की भयावह सांस के लिए पवित्र लॉर्ड शाइनिंग अटैक का पूरी तरह से विरोध करना मुश्किल है। यदि जूसी ने पीछे नहीं हटते तो शियाओली गंभीर रूप से घायल हो जाते या उनकी जान भी चली जाती। प्रकाश लुप्त हो गया और यू शियाओली शक्तिशाली बल से उड़ गया। वह जमीन पर भारी मात्रा में गिरा, जिससे धूल का एक बादल उठा। यू शियाओली जमीन पर लेट गया, अपने हाथों से खुद को सहारा दे रहा था। उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं और उसका शरीर दर्द से थोड़ा कांप रहा था। जियोली, तुम्हें अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। जूसी वहीं खड़ा रहा, शर्मिंदा यू शियाओली को देखता रहा। उसके चेहरे पर अभी भी वही चंचल मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने शरीर पर जमी धूल को झाड़ दिया। यू शियाओली धीरे से खड़ी हुई, जूसी को दृढ़ निगाहों से देखा और धीरे से बोली, फिर से आओ। यह सुनकर जस ने भौहें उठाईं। एक और पवित्र कमल चमक हड़ताल। टकराना। इस बार यू शियाओली को लगा कि उसकी मेरिडियन टूटने वाली है। वह जमीन पर निश्चल पड़ा रहा, सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। लेकिन जल्द ही यू शियाओली को अपने शरीर में कुछ अजीब चीज का पता चला। जैसे ही भक्षण करने वाली सांस पवित्र कमल चमकती हड़ताल के संपर्क में आई, प्रकाश युक्त आत्मा शक्ति की किरणें भस्म हो गईं। फिर शुद्ध करने वाली शक्ति वाली एक ठंडी ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मिक शक्ति को निगल लिया हो।
जहां भी यह ऊर्जा जाती, यू शियाओली को महसूस होता कि उसके शरीर की थकान और दर्द दूर हो गया है। वह चौंक गया, लेकिन शांत रहने का नाटक करता रहा और रहस्यमय ऊर्जा की दिशा को शांति से देखता रहा। एक सप्ताह तक उसके शरीर में शुद्धिकरण ऊर्जा प्रवाहित होने के बाद वह वास्तव में उसके दानतियन की ओर एकत्रित हो गई। यू शियाओली का दिल सदमे से भर गया और उसने महसूस किया कि उसने जो आत्मिक शक्ति निगल ली थी, वह अवशोषित और आंतरिक होने के संकेत दे रही थी। इस खोज से वह इतना उत्साहित हो गया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह तुरंत खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ में उसका उत्साह छिपा नहीं था। फिर से आओ।